तो भाई, हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या सीन है कि अपन जो है, अच्छा सबसे पहली बात तो दो तीन चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि मैंने प्रॉमिस ज़रूर किया था कि यार अपन लेक्चर कब डालेंगे। लेक्चर 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 कब डालेंगे? आई थिंक मैंने कुछ बोला था कि एक सेकेंड, डॉट अगर कम हो जाता तो सही रहता है ना। मैंने बोला था लेक्चर कब डालेंगे अपन, 14 अप्रैल। ठीक है, शायद उसमें और आज की डेट में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है, तो सॉरी, है ना। मैं कुछ काम में जो है वो हो गया था। क्या हो गया था? अरे यार, एक तो रोहित भाई जैसी बातें करने में, काम में वो हो गया था मैं, क्या बोलते हैं उसको, बिजी। ठीक है, हाँ। तो जो काम करने आया उस काम में थोड़ा सा बिजी हो गया था, तो मैंने थोड़ा सोचा कि भैया चलो सैटरडे संडे कुछ तो रिकॉर्ड करके डालते। कल मैं सोचा, सैटरडे को मैंने सोचा कि भैया चलिए आज रिकॉर्ड कर ही लेते हैं। तो कल मैं जैसे ही रिकॉर्ड करने गया, अब इस सिस्टम के थ्रू जो रिकॉर्ड करने में क्या है ना, एक तो मेरा वीडियो नहीं दिख रहा होगा तुमको, ठीक है। अब उसको मेरे को देखना पड़ेगा कि भैया कैसे कहाँ से वीडियो लाना है। बट हाँ, अभी ऑडियो से काम चला लेना, नेक्स्ट लेक्चर से पक्का वीडियो में चेक करके आऊँगा कि कैसे डालना होता है। देन हम्म तो देखो भैया, अपने को इंस्टीट्यूट छोड़े हुए को काफ़ी टाइम हो गया, वैसे 10 को मैंने छोड़ा था, है ना। एंड उसके बाद कितने हो गए, 16 डेज, है ना। चल तो ठीक रहा है। अभी घर में मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ कि भैया ठीक ठाक चल रहा है। और हाँ, सीखने मिलेगा बहुत सारी चीज़ें, जो मैं अपनी नई फील्ड में उतरा है तो उतरना पड़ेगा भैया, जैसा कहा था आपसे। ठीक है, कमिटमेंट थी, तो मैंने कमिटमेंट दिया था तुमको कि मैं लेक्चर्स अपलोड करूँगा। थोड़ा सा लेट हो गया, बट हाँ अपन पूरा 12 जो है वो कवर कर रहे होंगे। पहले कमिटमेंट दे देता हूँ ताकि जो है बाद में मुझे शर्म आए कि अगर मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर रहा हूँ तो शर्म आनी चाहिए। ठीक है, और कमिटमेंट पे काम करते रहो भाई। जो अपने कमिटमेंट तुमने अब खुद से करी है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो उस पर काम करते रहो। कभी भी ब्रेक नहीं करना वो कमिटमेंट, अगर कभी ब्रेक कर दिए तो थोड़ा सा बुरा लगता है। ठीक है, और रही बात मेरे हिसाब से तुम्हारी प्रिपरेशन जो है वो सही चल रही होगी। अच्छा, एक और चीज़, सबसे पहले तो ये यूट्यूब में जाने वाला है ना। तो अगर कोई नया बच्चा देखता है, बाई चांस अगर कोई देखता भी है, जो कि पॉसिबिलिटी है, ठीक ठाक है, मतलब चलो यूट्यूब में जाने वाला है तो सब देख सकते हैं। बट हाँ, अगर कोई बेचारा गरीब आदमी यहाँ पे आ रहा है कि भैया ये कौन मास्टर है जो बिना शक्ल के पढ़ा, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा ना मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। और मैं ये जिनसे बात इससे पहले जितने भी बातें कर रहा था वो मैं मेरे खुद स्टूडेंट से कर रहा था, जो मैंने प्रीवियस स्टूडेंट में, सॉरी प्रीवियस स्टूडेंट नहीं, प्रीवियस इंस्टीट्यूट में अपन ने पढ़ा रखे। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि भैया देखो मेरा नाम है, एक बार मैं वीडियो वीडियो ऑन करके मतलब कभी बता देंगे मेरा ये। देखो सबसे पहले तो नाम आता है, नाम है जी विपुल कांबळे। ठीक है, और जाहिर सी बात है चैनल जो है उसका नाम ही मेरा नाम। तो शॉर्ट फॉर्म है वी के, दैट्स इट। और उसके बाद सेकंड आ जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस फील्ड में, तो कॉलेज किस कॉलेज से है, तो वो है एनआईटी त्रिची। अब देखो भैया एनआईटी त्रिची और यार आई, देखो त्रिची, देखो भैया स्पेलिंग में तुम्हारा दोस्त या फिर तुम्हारा भाई थोड़ा सा गरीब है, तो देख लेना, है ना। और हाँ, एनआईटी त्रिची की अगर मैं बात करूँ तो इससे और फिजिक्स का नाता काफ़ी जो है सही है, क्योंकि अगर तुमको याद हो तो एक बहुत मस्त टीचर जो है ऑनलाइन पढ़ाते हैं, वो भी एनआईटी त्रिची से फिजिक्स ही पढ़ाते हैं। ठीक है, और मैं उनसे भी पढ़ रखा हूँ, काफ़ी मस्त टीचर। तो अच्छा, सबसे पहले तो मैं मेरी एज वेज बता देता हूँ कि भैया अपन जो है ज़्यादा ऐसे बड़े आदमी नहीं है, मतलब एज वाइज। तो एज जो है वो है 25। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मेरे को पढ़ाते पढ़ाते नहीं आता, एज का मेरे को, है ना। पढ़ाते ठीक ठाक से आ जाता है, मोस्टली शायद कमेंट में देख लोगे। ओ काफ़ी ज़्यादा बड़े से एकदम ऐसा फ्लेक्स करो, कोई नहीं, गरीब इंसान ही है ना, थोड़ा बहुत पढ़ाते आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या चीज़ें होती है भाई? उसके बाद कुछ बचा है क्या? अच्छा, एक और चीज़, इम्पॉर्टेंट बात, मैंने मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट करी थी। सबसे पहले देखो भैया, 10th में मेरे ठीक ठाक परसेंट आए थे, तो पिताजी ने कहा कि भैया इतने परसेंट बने हैं 10th में तो ये लड़का जाएगा कोटा। अच्छा, एग्जैक्टली ऐसा नहीं कहा था। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको स्टोरीज जो है वो मैं विद द टाइम जो है क्लास, मतलब इसी चीज, मतलब इसी क्लास में, ऐसी ही क्लास में बताते रहूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारी स्टोरीज जो है अपने स्टूडेंट्स को बता रखी है जो 11th में थे, है ना। कुछ कारणवश जो है मुझे वो, मतलब मुझे कुछ अपना करना था, तो इसलिए मैंने कुछ मतलब लास्ट इंस्टीट्यूट जो है वो छोड़ा। अब क्योंकि मैंने अपने बच्चों को प्रॉमिस कर रखा था कि मैं तुम्हें 12th भी कंप्लीट करवाऊंगा, तो उसी के कारण से जो है मुझे अ, ये 12th जो है वो कंप्लीट करवानी है।
और कोई नए मतलब ये जो जितना भी ज्ञान दे रहा हूँ मैं नए न्यू स्टूडेंट्स के लिए, अगर कोई देख रहा है तो ठीक है। और हाँ, तो अपन वापस से आते हैं जर्नी पे, ठीक है। थोड़ी सी जर्नी डिस्कस कर लेते हैं और अपन 12th का माल जो है वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, मेरी जर्नी। ठीक है, तो ये स्टार्ट होती 2015 से भी। 2015 से 2015 में मैं गया था कोटा। कोटा में मैं एक खतरनाक से इंस्टीट्यूट में गया था भैया, बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई करे। देन एनआईटी त्रिची में मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा, उसके बारे में एनआईटी त्रिची, एनआईटी ही क्यों मिला, आईआईटी क्यों नहीं, उसकी भी बढ़िया स्टोरी है, बताएंगे कभी। मतलब चलने दो यार, अभी तो अपने पास कितना टाइम है, बहुत टाइम है अपने पास, अक्टूबर एंड। हाँ, अक्टूबर एंड या फिर नवंबर मिड तक ही अपन कंप्लीट करवा दें, ठीक है। तो एनआईटी त्रिची से अपन ने कर रखा है 2015 और 16 17। 17 में मैंने मेंस एंड एडवांस दिया था। और मेंस में कितने मार्क्स है, एडवांस में क्या रहा, वो सीन अपन विद द टाइम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि क्या क्या सीन था, तो वो साले कमेंट में मत लिख देना, स्पॉइलर मत देना, ठीक है। खासकर केमिस्ट्री के बारे में इतनी मार मारूंगा, ठीक है। तो जो भी है, तो ये है मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। और रही बात मेरी टीचिंग करियर की, तो आई बीन टीचिंग फॉर लाइक 5 years। ऑफिशियली 3 साल हो गए, अनऑफिशियली मेरे को 5 साल हो गए। अनऑफिशियली इन द सेंस कि कोविड टाइम से जो है वो मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था 2020। अगर मैं डेट की बात करूँ तो डेट कौन सी हो सकती है यार, जून जुलाई, जून। तब हाँ शायद 3rd of June 2020 उस टाइम से पढ़ाई मतलब पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। और अच्छा हाँ, मैं कहाँ से हूँ ये भी बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। पर है एमपी से, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, ऐसी बात। और इसमें भी अगर किसी को जानना हो तो अपन है बालाघाट से, है ना, ये डिस्ट्रिक्ट है और ये स्टेट, इतना तो पता होगा सारा, ठीक है। तो ये रही इतनी इतनी बातें मेरे बारे में, और डिटेल्स में अपन बाद में डिस्कस कर रहे होंगे, टेंशन ना लो उसके बारे में। देन अपन बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए तुम यहाँ पे आए हो, है ना, पढ़ाई, ठीक है। पढ़ाई वो भी अपन मोस्टली 12th के बारे में बात कर रहे होंगे भाई समझे बात। तो अच्छा, ये लेक्चर जो है वो 12th का ही होगा। 11th का अगर 11th का ठीक है, अगर मतलब मेरे पास उतना टाइम रहा ना तो मैं पक्का अपलोड कर दूंगा। 12th से अपन स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। और पढ़ाई से भी पहले तो मैं बात करना चाहूँगा भाई, किस एटीट्यूड के साथ अपने को 12th स्टार्ट करना है ना। और मैं थोड़ा सा लेट हूँ, मुझे पता है 26 अप्रैल हो चुका है, तो मैं थोड़ा लेट हूँ, बट ज्ञानवर्धक बातें करना तुम्हारे भाई की जो है वो क्या है, फोटे है ना। कुछ गरीब जिनको फोटे का मतलब नहीं पता हो, फोटे मतलब होता है एकदम उच्चतम चीज, नहीं शायद मैंने भी गलत बोल दिया। फोटे मतलब होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, है ना। तो ज्ञानवर्धक बातें अपन थोड़ी सी पहले कर लेते हैं, ठीक है। जो जो भिखारी आदमी या फिर जो गरीब आदमी जिनका अभी भी 11th कंप्लीट नहीं है, तो वो जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए भाई, जितने भी बैकलॉग हो रखे हैं 11th में, जैसे कि मेरे स्टूडेंट थे बहुत सारे जिनके केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुआ था, फिजिक्स नहीं हुआ था, मैथ्स नहीं हुआ था। तो भैया देखो, उनके लिए सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात है कि 12th जो है वो सबसे फिलहाल, है ना, अभी के टाइम पे 12th तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा फोकस पे होना चाहिए। बिकॉज बिकॉज रीज़न सुन लेना भाई, क्योंकि 12th में तुमको बोर्ड्स भी देना, 12th में तुमको जेई मेंस भी देना, 12th में तुमको जेई एडवांस भी देना, चीज़ क्लियर। तो मेन फोकस अपना होना चाहिए 12th पे। बट क्योंकि ये तुमने पाप कर रखे हैं 11th क्लास में, पाप तो कर रखे हैं अपन ने, अपने को मानना पड़ेगा वो, ठीक है। अरे अच्छा, ये पापी लोगों के लिए है भाई, है ना, ओनली फॉर पापी। वो ऐसा लेजिट नहीं कि भैया टॉपर ऑपर की या 11th में एकदम फोड़ फाड़ रखे है ना, वो उनके लिए नहीं कुछ, ये पाप या फिर बैकलॉग, जो बैकलॉग एक्सप्रेस जो अपन बोलते हैं, बैकलॉग वालों के लिए, ठीक है। अपने लिए पहले इंपॉर्टेंट काम क्या होना चाहिए कि भैया अपन जो है 12th पे फोकस करें, 12th पे फोकस करें। और वैसे भी विद टाइम जो है मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ सब कुछ, तो टेंशन ना लो कि कैसे कैसे अपने को करना है। कि अगर मेरे पास 11th का अब एनएलएम वीक है, तो एनएलएम अपन ने नहीं पढ़ा है, तो 12th में मैं क्या 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 टॉपिक्स पढ़ सकता हूँ ताकि मेरा जो 12th जो है वो सही रहे, ठीक है। और सेकेंड चीज़, देखो पाप कर रखे हैं तो ये तो मानना पड़ेगा सबसे पहले तो ये जानो कि अपन ने पाप किया है। और वो पाप को धोया कैसे जा सकता है, पढ़ाई के एस्पेक्ट में ना। पाप को धोया बस एक ही तरीके से जा सकता है कि सोना कम है ना। लेट से कोई गरीब आदमी, अच्छा एक और चीज, दो तीन चीज, है ना,
ये गरीब इंसान में, ये फाइनेंशियली और या फिर किसी और टर्म्स में नहीं बोल रहा हूँ। गरीब इंसान मतलब यहाँ पे पढ़ाई की बातें हो रही है, ठीक है। एक गरीब आदमी है जिसने जो सोता है लेट्स से कितने घंटे, 8 घंटे, है ना। अभी भी पाप करने के बाद भी पापी आदमी और पाप कर रहा है, ठीक है। देखो मैं बोलता हूँ कि 7 घंटे सोना, मैक्स टू मैक्स 7 घंटे की नींद होनी चाहिए अपनी बढ़िया तरीके से। बट अगर तुमने ये पाप कर रखा है ना जी, यहाँ पे अगर तुम्हारी जो है ठेला लाल है, ठीक है, अगर मैं ऐसा कहूँ कि अपना 11th में ठेला लाल है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं मुझे जो है आर्स चुराने पड़ रहे होंगे, चुराने नहीं पड़ रहे होंगे, यहाँ से आर्स मुझे क्रिएट करने पड़ रहे होंगे, बात ये मानो, ठीक है। तो थोड़ा कम सो, 6 घंटे मेरे हिसाब से इनफ है ना। वैसे भी थोड़ा सा 12th है तो इंपॉर्टेंट है, तो 2 घंटे यहाँ से अपने को निकालना पड़ रहा होगा। और वो जो 2 घंटे निकाले हैं, या फिर 2 या 3 घंटे, है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मैं कोटा गया है, कोटा क्या, बहुत सारी जगह भी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं भाई जो 5 घंटे सोते हैं, बढ़िया सी नींद कर लेते हैं, और वो अपने को करना पड़ रहा होगा। तो 3 घंटे अगर मेरे यहाँ से निकल गए, और टाइम वेस्ट जो है वो नहीं करना है भाई, बिल्कुल भी, है ना, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। ये पापी लोगों के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पापी लोगों के लिए ही है, जो अपने पास लेजिट पढ़ाई कर रखे, जिनका कोई बैकलॉग नहीं है, जिनका एकदम सब बढ़िया है ना। टाइम वेस्ट नहीं करना है भाई, कि चलो भाई आज पढ़ाई करने का मन नहीं है तो अपन निकल लिए शहर, सैर वैर मारे दोस्तों के साथ नीचे, गेड़ी वेड़ी मार के आ गए, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम जो है अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी, ठीक है, 12वीं में तो, कि अपने को बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी हो, है ना। और इसके बाद एक और चीज़, इसके बाद, है ना, और थोड़ा ना ये जो पापी लोग हैं वो थोड़ा डिसिप्लिन ना हो यार ज़िंदगी में, है ना। तो मैं क्लास में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था कि यार डिसिप्लिन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जब मैंने अपनी अपनी खुद की जो ये फील्ड में मैंने जो घुसा है, उसमें भी डिसिप्लिन का काफ़ी ज़्यादा रोल है, ठीक है। तो मुझे भी वापस से वही चीज़ फॉलो करनी होगी। जब मैं टीचर था तो मुझे क्या डिसिप्लिन था, तो डिसिप्लिन कि भैया अगर जॉब करो तो जाहिर सी बात है तुम ना थोड़े बहुत डिसिप्लिन में आ जाते हो कि भैया मालिक है, 8 बजे जाना पड़ेगा, नहीं तो सैलरी काट, ऐसा वाला सीन होता है ना। तो वो थोड़ा सा चले जाता है, मतलब दिमाग में वो फिट इन हो जाता है कि भैया डिसिप्लिन में काम करना पड़ रहा होगा, ठीक है। तो डिसिप्लिन लाओ जिंदगी में, थोड़ा सा हार्ड होगा इनिशियली, बॉडी के लिए भी थोड़ा सा हार्ड होगा इनिशियली, मतलब मेंटल लेवल पे भी थोड़ा सा हार्ड होगा, ठीक है। क्योंकि दिमाग, देखो दिमाग क्या करता है, रेजिस्ट करता है चीज़, समझ आ रही बात। दिमाग करता है रेजिस्ट, उसको चाहिए कॉन्स्टेंट स्टेट, उसको चाहिए कंफर्टेबल वाली स्टेट, वो उसमें नहीं रहना अपने को, ठीक है। अनकंफर्टेबिलिटी में थोड़ा सा रहना सीखो, मजा आता है उसमें, ठीक है। मैं भी मेरे जो है ना ये लास्ट के 12-14 दिन जितने भी गए, थोड़ा सा उसमें अनकंफर्टेबिलिटी जो हुई है, और मजा आता है उसमें, है ना। और वो टैकल करके अगले दिन वापस से वही चीज स्टार्ट करना, है ना, वो चीज है डिसिप्लिन। कि भैया मुझे एक छोटी चीज फर्क नहीं दे रही है, कि लेट से मेरी आज पढ़ाई नहीं हुई, मैंने आज ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया, मेरे टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे, बट कोई नहीं, दिमाग को वापस से वही सिग्नल देना पड़ेगा, नहीं भाई तेरे से हो सकता है, इतने सारे लोग कर रहे हैं तो तेरे से भी हो सकता है, ठीक है। गरीबी में नहीं जीना, वो मेंटालिटी लाना ही नहीं कि मार्क्स कम आ रहे यार, वो मार्क्स कम आने के कारण अपन पढ़ाई नहीं करेंगे बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा, तो ये लूप में फंस जाते हो, ठीक है। ये लूप के बाहर ही चलना है अपने को हमेशा, है ना। स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ये सब करनी पड़ रही होगी, ठीक है। तो डिसिप्लिन लाओ जिंदगी में, डिसिप्लिन जो है काफ़ी हद तक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डेविड गॉगिंस भी बोलता है भैया कुछ नहीं होता है ये चीज, है ना। दिमाग में अगर तुमने एक गोल सेट कर रखा है कि भैया मुझे आईआईटी बॉम्बे जाना है, दैट्स इट, खत्म है। उसके बाद तुमको पता है इतने सारे लोग गए हैं आईआईटी बॉम्बे, तो तुम्हें पाथ तो पता है ना। उस पाथ में क्या चलने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए तुम्हें, वो भी पता है कि भैया डिसिप्लिन होना पड़ेगा। मुझे लेक्चर्स देखने पड़ रहे होंगे, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ रहे होंगे, मुझे टेस्ट देना पड़ रहा होगा, सब कुछ करना पड़ रहा होगा, टेस्ट एनालिसिस जो है वो करना पड़ रहा होगा मुझे, जो डीपीपीज दी गई है, जो ना मॉड्यूल दिया गया है, जो कोचिंग का मटेरियल दिया गया है, वो सब अपने को करना पड़ रहा होगा भाई। एक फेयर कॉपी में सब एक क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, है ना, अपनी गलती लिखना पड़ेगा, डेली रिव्यू करना पड़ेगा उन सब गलतियों को, तो ये सब चीज़ें हैं, है ना। ये सब चीज़ें मैंने भी की, ये सब चीज़ें बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, तो करना पड़ रहा होगा भाई, है ना। और जो है ग्रेटनेस का पाथ जो है ना, वो उतना ईजी होता भी नहीं है, मतलब बिल्कुल डिसिप्लिन रहना पड़ेगा उसमें। जाहिर सी बात है तुम बहुत सारे लोगों को देखोगे, अरे यार ये तो मज़े कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। तो उस टाइम पे वापस से तुमको अपना गोल जो है वो याद आना चाहिए, कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब चीज़ें, है ना।
तो जितना ज़्यादा बड़ा गोल होगा उतना ज़्यादा हार्ड जो है वो तुम्हारा पाथ होगा। ठीक है। और इन्हीं बीचों में ना, मतलब इसी टाइम के बीच में हो सकता है कभी कभी पेरेंट्स जो है वो तुमसे गुस्सा हो। ये होता है ना, पेरेंट्स को रिजल्ट नहीं दिखता। पेरेंट्स एग्जैक्टली ना कहाँ पे टारगेट करते हैं ना, उनको जब तक मार्क्स नहीं दिखे ना बच्चों को, तो तब तक जो है उनको लगता है कि यार ये तो गलत है। तो ये वाली चीज़ से भी तुमको डील करना पड़ेगा कि पेरेंट्स बोल रहे हैं यार तू क्या कर रहा है ना। तो समझाना पड़ेगा खुद ही, मतलब अ, अगर मैं बोलूँ ना कि जितने भी हार्ड पाथ होते हैं वो एकदम अकेले ट्रैवल करते हो तुम, है ना। ऐसा नहीं है कि तुम एकदम फैमिली में हो गए भैया चलो साथ में चलते हैं, पिताजी है वहाँ पे, माताजी भी है, साथ में रहेंगे वो, पर तुम चल रहे होंगे ना वो अकेले चल रहे होंगे। समझ आ रही बात। तो कुछ टाइम के लिए तुम्हारे पाथ में जरूर आ सकते हैं कि भाई नहीं, मोटिवेट करने के लिए टीचर का भी वही काम। टीचर भी ऐसा नहीं है कि तुम्हें एकदम ऐसा पाथ में एकदम अली बेटा चलो चलो ऐसा अली बाबू ऐसा नहीं, कुछ नहीं बाबू सुना हटाओ साइड। ठीक है, अकेले चलना होता है पाथ में। बीच में कोई मिल गया तो टाइम के लिए एक आध दो मोमेंटरीली चीज है ना। बट हाँ, अगर ग्रेटनेस का पाथ है तो अकेले चलना पड़ रहा होगा। ठीक है। बड़ी बड़ी बातें तो मैं करता हूँ देखो, है ना। हालांकि मैंने कुछ उतना ज़्यादा अभी पढ़ा है नहीं, बट हाँ विद द टाइम अपन देख लेंगे भाई, टेंशन ना लो। 24 25 का ही हूँ, ए सॉरी 25। ठीक है। तो विद द टाइम अपन भी कुछ उखाड़ेंगे, है ना। तो मुझे प्रोसेस पता है कि करना कैसा होता है, तो ठीक है, अपन प्रोसेस ड्रिवन जो है वो बनना है हमें, है ना। एंड रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है भाई, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, बट वही बात है ना कि ये जेई की जर्नी या फिर जेई या फिर नीट या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी जो है अपने को बहुत कुछ सिखा जाती है ना। मैं वही बोल रहा हूँ, मेरे लेक्चर में स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज्ञान होता है, देन उसके बाद अपन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। और हाँ टेंशन ना लो। जो अच्छा एक चीज़ का, ये देखो थोड़ा सा ना कॉलेज ठीक ठाक सा है, और इसकी लेगेसी जो है वो फिजिक्स मास्टरों की ठीक ठाक है, तो मैं पढ़ाता भी ठीक हूँ, है ना। टेंशन ना लो। मैं वापस से स्टार्ट करता हूँ, कहाँ पे थे अपन। जेई की जर्नी या फिर ये जो कम्पिटिटिव एग्जाम की है, यूपीएससी हो गया, नीट हो गया, जेई हो गया, सीए के एग्ज़ाम हो गई, है ना। ये सब जर्नी जो है, मतलब ये सब एग्ज़ाम्स, मैं तो एग्ज़ाम्स में नहीं बोलना चाहूँगा कि ये एकदम जर्नी है ना। ये तुम्हारा कैरेक्टर बिल्ड कर देती भाई आगे की लाइफ के लिए, कि भैया जैसे इन एग्ज़ाम्स के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है कि एक बच्चा जो है वो क्या होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए। सबसे पहली बात तो कि भैया जो काम कर रहा है वो डेडिकेशन है कि नहीं, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, उसमें परसिवरेंस होना चाहिए। कि भैया अगर मेरे पास, परसिवरेंस का मतलब समझा देता हूँ। परसिवरेंस का मतलब होता है कि भैया अगर मेरे और सभी अगेंस्ट में, है ना, कुछ सही नहीं जा रहा है, बट तुम अगले दिन उठ रहे हो, वही काम कर रहे हो, क्लास जा रहे हो, वापस से क्वेश्चन लगा रहे हो, वापस से टेस्ट दे रहे हो, फिर भी कुछ अच्छा नहीं हुआ, देन यू आर मतलब तुम लगे हुए हो, है ना। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, है ना। कंसिस्टेंसी भी जो है वो बहुत मैटर करती है। ये सब चीज़ें हर एक फील्ड में वैलिड है भाई। मुझे तो ये मजा आता है, मतलब हर एक फील्ड, हर एक लाइफ के हर एक फेज में वैलिड है। समझ आ रही बात। तो मतलब वैसा अगर मैं बात करूँ तो प्यार व्यार के केस में भी वैलिड है भाई। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे भाई को थोड़ा सा भी कुछ पता चले रहने दो, कोई नहीं, बट हाँ सब केस में जो है वो वैलिड होता है। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक साल बचा, इंपॉर्टेंट साल है। और इस साल, अच्छा मैं लिख नहीं रहा हूँ, कुछ टेंशन ना लो अगर तुमको ऐसा लग रहा होगा। तो ट्वेल्थ जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है ईयर माना जाता है। ठीक है। अब पढ़ाई की दुनिया में तो माना जाता है भैया, और इंडिया में तो माना जाता है। तो इसमें अपने को क्या क्या देना भैया, बोर्ड्स देना। सेकेंड चीज मुझे क्या देना, मेंस। बोर्ड्स तो ठीक है, मेंस वो भी दो है, और देन जेई एडवांस। ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये तीनों, मतलब वैसे तो अगर जेई मेंस और जेई एडवांस जो है, जाहिर सी बात है इनमें काफ़ी गैप होता है, तो इसमें प्रिपरेशन का जो है वो उतना ज़्यादा कुछ हो नहीं है, बट जेई मेंस एंड बोर्ड्स ज़्यादा गैप नहीं होता। तो जाहिर सी बात है अपने को कोर्स जो है वो जल्दी से कंप्लीट करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो तुमको याद रखनी ना भाई, कि यहाँ पे बैकलॉग बैकलॉग का सिस्टम कुछ नहीं होना चाहिए ट्वेल्थ में, है ना। अगर बन रहा है ना, झट से एकदम निपटा दो बैकलॉग को, जो भी बैकलॉग क्रिएट हो रहा है वो बनने ही मत देना। ठीक है। ऐसा नहीं आलसी में अपन ने जो है ऑफलाइन अगर कोचिंग जो जाते हैं वो अपन ने मिस कर दी, कि भैया मैं उठा नहीं था तो एक क्लास जो है वो मिस कर देता हूँ, तो क्लास मिस मत करो, डिसिप्लिन बनो थोड़ा सा। ठीक है। और लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन लाओगे ना तो मज़ा आएगा आगे की ज़िंदगी में।
और एक बार दो तुमको ये पता चल गया ना कि भाई जिंदगी में बस काम करना है ना, सेटल होने का मत देखो। बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि भैया एक बार आईआईटी हो जाए तो लाइफ सेटल हो जाती है, कुछ नहीं होती है ना। एक आईआईटीएन बंदा, आईआईटी बॉम्बे का बंदा भी, एक आईआईएम का बंदा भी, उसकी भी जॉब जा सकती है, उसको कोई उसमें वो नहीं है ना। तो सेटलमेंट तो देखो ही मत, ठीक है। मैं तो ये बोल रहा हूँ अभी इस वाली एज में भैया लाइफ जीनी है अपने को, और कुछ नहीं। लाइफ जीते कैसे? हाँ, हर एक दिन हार्ड काम, हर एक दिन वही डिसिप्लिन वाला काम, वही वाला चीज़, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना, हाँ, बैकलॉग बैकलॉग तो उसमें क्रिएट होना नहीं चाहिए। अपने लो लाइफ मतलब जब तुम्हारा लो आए ना इस फेज में, तो एक मेंटर ज़रूर रखो। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मेंटर रहे तो, क्योंकि वो बता सकता है। मेंटर ऐसा नहीं रखो कि तुम्हारी दोस्ती है वो मेंटर, तुम्हारी मतलब सॉरी, लड़कों के तो कोई तुम्हारी नहीं हो सकती, बट हाँ मेंटर ऐसा रखो कि तुमसे एज में बड़ा है तो उसको ज्ञान है, ठीक है। तो एक मेंटर रखो। जब भी लो लाइफ मतलब एकदम अपने ज़िंदगी के लोएस्ट पॉइंट पे हो ऐसा लगता है, क्योंकि सब मतलब जैसे मैं भी अगर कभी ज़िंदगी के लोएस्ट पॉइंट होता हूँ ना, तो मेरे को लगता है कि भैया हाँ, किसी से बात तो करनी चाहिए यार, मेंटर वेंटर तो होना चाहिए। बट हाँ ठीक है, मेरे पास वैसे है नहीं कोई, हाँ एक दो है, तो मैं बात कर लेता हूँ कभी कभी, ऐसा उनसे ज़्यादा बात भी नहीं होती है ना। और मेंटर रखो, मेंटर से बात करो कि भैया कैसे करना होता है चीज़ें। अभी मैं ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ी सी उससे ज्ञान लेते रहो। अच्छा, मेंटर वो रखना जो इस फील्ड का थोड़ा सा ज्ञान रखता है ना। तुमने बना लिया कोई मेंटर ऐसा भाई भैया कि यूपीएससी का ज्ञान रख रहा है, उसको जेई एडवांस मेंस के बारे में नहीं पता, ठीक है, तो वो थोड़ा सा नहीं, जनरल ज्ञान तो वो दे देगा, क्योंकि यूपीएससी वाला भाई जाहिर सी बात है उसके पास टन्स ऑफ नॉलेज है, उसके पास एकदम खतरनाक लेवल है ना। तो ये वाली बात। और हाँ, प्रॉपर बात करते रहना, क्योंकि है ना ये वाली पूरी जर्नी में आते तो है, दो फेज आते हैं मुझे भी पता, ठीक है। बोर्ड्स की प्रिपरेशन जो है वो तुम मेरे हिसाब से मतलब अपन विद टाइम बात करते रहेंगे कि कैसा क्या होता है। जेई मेन जेई एडवांस जो है अपन यहाँ पे कर रहे होंगे, और नीड भी कर रहे हो, ठीक है। हाँ, ये हुई अपने पास ज्ञान की बात है। और जो भी तुमको पूछना हो ना भैया, पूछ लिया करो, ठीक है। ऐसा शर्माना वरमाना नहीं है। अच्छा अच्छा, एक और चीज़ ये जो है ना, शर्म वरम जो है थोड़ी सी बेच खाओ, ये शर्माना नहीं है। अपने डाउट जो है अपने मास्टर से पूछा करो। हर एक चीज़ जहाँ पे भी तुमको ना ऐसा दिक्कत हो कि यार यार ये कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ सबसे पहले, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपनी तरफ से कि यार क्या है ना। अपना दिमाग लगाओगे ना तो अपना दिमाग भी थोड़ा सा वो होता है, डेवलप होता है। ये वो होता है रोहित भाई की लैंग्वेज आ रखी है अपने इधर, है ना। तो दिमाग थोड़ा सा वो हो जाएगा, थोड़ा सा डेवलप होगा कि भैया तुमने सोचा है ना। क्योंकि तीनों सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं सोचना ही पड़ता है अपने, ठीक है, कहीं ना कहीं नहीं सोचना ही पड़ता है, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो दिमाग मतलब जैसे ही कोई डाउट आता है थोड़ा सा सोचो उस डाउट के बारे में, देन पूछो। पूछना इंपॉर्टेंट है भैया, पैसा वैसा दिया है तुमने अच्छा खासा, अगर ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन में भी डाउट पूछना होता है, क्योंकि जो होपफुली जितने भी स्टूडेंट हैं वो जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वहाँ पे मैंने पढ़ा रखा, ठीक है। तो मुझे पता है कि वहाँ पे डाउट कैसा पूछा जाता है, ठीक है। तो ऑनलाइन भी डाउट पूछना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारा पैसा लगा हुआ है वहाँ, है ना। और बाकी सब टीचर्स का काम है या फिर बाकी सब सिस्टम्स का काम है, कोचिंग का काम है तुम्हारा डाउट क्लियर करे। ये तो डाउट पूछो, बेशरम बनो, है ना। अब बेशरम बनने का ये मतलब नहीं है कि तुम जो जो है वो मतलब मास्टर को कुछ भी बोल दे रहे हो, ऐसा नहीं है। बेशरम पढ़ाई वाले एस्पेक्ट में बनना है, ठीक है। तो ये वाला सीन है। और ठीक है, और कुछ पूछना हो तो अपन बाद में डिस्कस करते रहेंगे, टेंशन ना लो उसके बारे में। अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं भैया। देखो, अच्छा, सब्जेक्ट से पहले भी ना मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताना चाहूँगा, मेरे मुझे लगता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिजिक्स किन से पढ़ा हूँ यार, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, मैं फिजिक्स किससे पढ़ा हूँ। अच्छा, जो मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं ना, तो वो उतना पार्ट जो है जल्दी जल्दी स्किप करके देख लेना, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। मैं फिजिक्स किससे पढ़ा हूँ, से पढ़ा हूँ, ठीक है। तो हमारे फेवरेट टीचर जो भाई एकदम टॉप नॉच, जिसको मैं मानता हूँ अपना गुरु हर एक एक्सपेक्ट में, वो है सारांश गुप्ता, सारांश गुप्ता सर, ठीक है। पता होगा तुमको कौन है। तो इनसे हम फिजिक्स पढ़े, ये जिस टाइम पे हम थे भाई, इन सर का जो क्रेज है ना, हाँ, कसम जो मस्त मजा आता था इनकी क्लास में। और इनकी क्लास अगर तुम देखोगे ना भाई, और कोटा में तो वैसी क्लास बहुत बड़ी बड़ी होती थी, तो इनकी जो क्लास होती थी मुझे याद है भाई साहब, मैं इनकी क्लास में मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो खड़े रह के पढ़ा है ना। मेरी बैच में नहीं थे,
ये अ, एक बैच को पढ़ाते थे। तो अब इनका क्रेज ऐसा था ना कि वहाँ पे एक बैच में स्ट्रेंथ जो है वो कितनी थी, 200 से 250 बच्चे। और इनकी क्लास में आ जाते थे भैया 400 450। तो वहाँ सब बच्चे बेचारे अच्छा, कोटा की गर्मी जो है, अब जाता स्टोरी पे नहीं जाता, बट हाँ इतने बच्चे आते थे। ये स्टोरी बाद में अपन डिस्कस करेंगे। सेकेंड, मतलब ऐसे ऑर्डर नहीं है, ठीक है, ये 1 2 3 में जरूर लिख रहा हूँ, ऑर्डर नहीं है, बट हाँ बढ़िया बढ़िया टीचर्स से पढ़े। और क्या ही टीचर्स है भाई यहाँ, है ना। अच्छा, आचार्य गुप्ता सर को तो तुम जानते ही होंगे यार, ई सरल जो है, डायरेक्टली बोल देता हूँ, ई सरल वाले सर है, बहुत बढ़िया सर है, मतलब क्या कहूँ, है ना। दूसरा जो मैंने फिजिक्स पढ़ी है वो है एनएमएस सर, एनएमएस। और क्या कहने इनके बारे में, क्या ही कहने, मैं तो क्या बता रहा हूँ। मैं बस फिजिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना, मैथ्स वैथ्स के बारे में बात नहीं कर रहा। ये मतलब ये होता है ना कि भैया इस फील्ड के जो गोट होते हैं ना, गोट, मतलब मैं मतलब सभी को गोट मानता हूँ यहाँ पे, जितने भी नाम लिखे रहेंगे, और बहुत सारे हैं जिनसे मैं नहीं पढ़ा, सब गोट है भाई अपने लिए, ठीक है ना। तो एनएमएस सर जो है, हम इन सब टीचर्स के बारे में अपन विद द टाइम जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे भैया कि सब टीचर्स की क्या खासियत है। एकदम ओजी लोग हैं भाई, ओजी, जिनको बोला जाएगा ना इस फील्ड के एकदम खतरनाक बाप लेवल पे बैठे हो, ठीक है। तो एनएमएस सर काफी सही, एकदम, मतलब वो होता है ना एकदम कूलेस्ट इंसान मैंने अपनी लाइफ में जो देखा है वो है भाई साहब। इनके बारे में डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लो। और तीसरा, तीसरा किस, मतलब मोस्टली फिजिक्स तो मैंने इनसे पढ़ा। एक नीतीश बत्रा सर भी थे, एनपी सर, तुम उनको नहीं जानते होंगे। ये मोस्टली ऑफलाइन में काफ़ी फेमस है, ये भी बहुत खतरनाक सर है यार, ठीक है। और अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में नाम लिया था एनआईटी त्रिची से, मैंने उनका ज़्यादा लेक्चर अटेंड नहीं किया है, बट खतरनाक थे भाई वो। सलीम सर, बहुत कुछ सीखने मिला। सलीम सर, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, एकदम ओजी टीचर्स। और इनके बारे में क्या ही कहना। और मैं अगर किसी को भूल रहा हूँ, एक मैंने ना अमित गुप्ता सर के भी लेक्चर्स जो है वो देखे हैं, मतलब अटेंड किए उस टाइम पे, तो मस्त मज़ा आता था। और हाँ, और भी टीचर्स हैं जिनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखा। जैसे मैंने मैथ्स जो है वो सत्यपाल शिवरन सर से पढ़ा है, वो नहीं पता, वो ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन नहीं, बट हाँ क्रेजी खतरनाक मास्टर है, मज़ा आ जाता था भाई, है ना। तो फिजिक्स मैंने इन सब टीचर से पढ़ रखा है। और हाँ, और जिनको मतलब एज ए टीचर मैं लुकअप करता हूँ, वो तो बहुत सारे टीचर्स हैं सभी, मतलब ये सब टीचर्स तो है ही। और हाँ बहुत सारे टीचर्स हैं, अपन डिस्कस करते रहेंगे विद टाइम, टेंशन ना लो। और मुझे कोई दिक्कत नहीं डिस्कस करने में कि मैं यहाँ पे कोई और टीचर का नाम ले रहा हूँ तो ऐसा वैसा, सब टीचर्स बढ़िया। अच्छा एक और चीज़, देखो बच्चे का ना क्या रहता है सीन, जो मेरे टाइम पे भी था, कि पढ़ना है तो इसी टीचर से पढ़ना है, जो कि गलत है, ठीक है। मैं ये कहना चाहूँगा, पढ़ना है तो इसी टीचर से नहीं पढ़ो भैया। देखो एक बढ़िया सा कोट है, जब स्टूडेंट्स रेडी रहता है ना तो टीचर जो है वहां पे आ जाता है। वेन एवर स्टूडेंट इज रेडी, टीचर अपीयर्स, ठीक है। एक तो सबसे पहले ना भरोसा रखो, जो सामने वाला टीचर है, सामने वाला जो मास्टर है, सामने वाला जो इंसान है, वो तुम्हारे पास तुम्हें पढ़ाने आ रहा है, इसका मतलब क्वालिफाइड तो है वो उस जॉब के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा ना अंधा भरोसा रखा करो, तो मतलब अंधा भी नहीं, उतना भी नहीं, बट हाँ भरोसा रखो कि वो मास्टर जो पढ़ा रहा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। एक प्रोसेस है ना जी। तो जब भरोसा रहेगा ना तो तुम्हें भी अंदर से रहेगा कि हाँ चलो यार, तो बढ़िया अपन एकदम बढ़िया तरीके से लग के पढ़ता है, ठीक है। टीचर पे भरोसा रखो, है ना। और एक और चीज़ भाई, गरीबों स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो तुम्हारी औकात भी नहीं, तुम आगे वाले को जज कैसे कर सकते हो यार, वो तुम्हारा टीचर है, ठीक है। हाँ कहीं कहीं पे दिक्कत होती तो प्रॉपर बताया करो कि हाँ सर यहाँ पे दिक्कत है, तो आप थोड़ा सा इसको वापस पढ़ाओ, डाउट वाउट है वो सब करना है, ठीक है। तो टीचर पे भरोसा जो है वो होना चाहिए, टीचर पे भरोसा। ये हुई देखो, अब बहुत ज्ञान ये हुई फालतू की बातें, नहीं फालतू नहीं, इंपॉर्टेंट थी। अब अपन स्टार्ट करते मेन माल, जो कि है फिजिक्स। अच्छा, ये वेलकम वाला चीज़ ऊपर चले गया यार, कोई नहीं। सो वेलकम टू द क्लास। और ये रहेगी अपनी 12th की जर्नी स्टार्ट, यहाँ से हो रही होगी। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मैं चीज़ें ना बताना चाहूँगा। कलर कलर चेंज हो सकता है क्या यार यहाँ से, भाई साहब ये देख रहे हो तुम, 12th की कलर, नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, ये तो बढ़िया कलर देना यार,
इसको ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं क्या? हटाओ, यही रखते हैं। 12th की जर्नी स्टार्ट करते हैं, चलिए जर्नी स्टार्ट है जी। तो 12 की जर्नी स्टार्ट। अच्छा, प्री रिक्विजिट की बात करता हूँ। प्री रिक्विजिट का मतलब होता है, मुझे भी रिसेंटली पता चला, प्री रिक्विजिट का मतलब होता है कि 12th पढ़ने के लिए, है ना, 12th पढ़ने के लिए अपने 11th का कौन सा माल पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक। ठीक है, तो सबसे पहले जो है अपन है अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पहली चीज जो है वेक्टर एडिशन आनी चाहिए यार, थोड़ा बहुत, है ना। कि साला हम यहाँ पे एक बॉडी पे इधर एक फोर्स लगा रहे हैं, इधर एक फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन, ये 5 न्यूटन का है, ये 10 न्यूटन का है। तो नेट फोर्स वहां जाके ये नहीं लिख देना कि साला 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहाँ पे, हट, बहुत ही मार पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये वेक्टर एडिशन करना होता है यहाँ पे। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन जो है अपने को बढ़िया तरीके से आना चाहिए। मतलब हाँ, बेसिक अगर अपने को पता है कि जैसे मैं अगर यहाँ पे बता दूँ, तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अपने को पता होना चाहिए कि भैया एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो उसका ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, इसको अपन कैसे लिखते हैं? आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है, और अगर मैं थोड़ा सा आगे की बात करूँ, तो किसी को ये याद होगा, कोई गरीब हमारे हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ यार देखो, है ना, अगर मैं कुछ गलती कर देता हूँ ना, तो कमेंट बॉक्स में जो है वो बता देने का, है ना। अब जाहिर सी बात है, ज़्यादा गलती होगी नहीं, बट हाँ कुछ इधर उधर प्लस माइनस का साइन इधर उधर हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो बता देना। ठीक है, आई क्या जे क्या पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे एक्सेस बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं रिकैप ही करवा देता हूँ भाई एक्सेस का। ठीक है, हुई मम्मी, तो यार तुम जरा, अरे यहाँ पे ना थोड़ा सिस्टम खराब। अब मैं आता हूँ यहाँ पे शेप्स में, एक्सेस लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो एक्सेस लेके तो आ रहा हूँ, बट कहाँ जा रही है एक्सेस से? भाइयों बहनों, हाँ ये हुई ना बात। देवी ऑफ सच एक्सेस आ चुकी है यहाँ पे, एक्स एक्सिस ये, लेट्स से मैं बोलता हूँ ये वाई एक्सिस है, लेट्स से मैं बोलता हूँ ये जेड एक्सिस है। क्या बढ़िया सिस्टम है यार, ये तो पढ़ाने में मजा ना आ जाए। एक्स एक्सिस को मैं बोलता हूँ भैया आई कैप। ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस को मैं बोलता हूँ नेगेटिव आई कैप, ये पता होना चाहिए। और ये भाई साहब अपने पास जे कैप, ये भाई साहब अपने पास पॉजिटिव का की कैप, ये है नेगेटिव का की कैप, इतना पता होना चाहिए। एक वेक्टर जो है अगर मैं लिख रहा हूँ, लेट्स से एक्सेलरेशन वेक्टर है मेरे पास 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 4k कैप। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि ये बता क्या रहा है कि भैया एक्स डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है, वाई डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है, ऑन सो कि जेड डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। डॉट प्रोडक्ट का ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, एक जगह पे यूज़ होगा, वो अपन मैग्नेटिज्म में पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे मैं बता दूंगा। रिजल्टेंट हो गया ये, बिल्कुल इतना सब पता होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बेसिक्स काइनेमेटिक्स की इक्वेशन जो है वो यूज़ करने आनी चाहिए। बेसिक्स काइनेमेटिक्स है ना, बेसिक्स काइनेमेटिक्स जो है आना चाहिए। ठीक है भैया, पता तो होना चाहिए v बराबर u प्लस एटी है। ऐसा नहीं यहाँ पे ये मैंने लिख दिया ई का है रे, ई का, ई का हो, ऐसा नहीं होना चाहिए वहाँ पे दिमाग में। ठीक है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी पता होना चाहिए। और बेसिक इक्वेशन भैया चलो मैं लिख ही देता हूँ लास्ट में, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। भैया यहाँ पे एक गरीबी हो जाती है, तो मुझे पता भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है जी। ठीक है, ये जो है ये गुप्त ज्ञान है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, और एक और अगर मैं बात करूँ तो भैया यहाँ पे अगर मैंने डिफरेंशिएशन के टर्म्स में लिख दिया, वी एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी, वेलोसिटी होता है डी एक्स बाई डी टी, तो यहाँ से घबराना नहीं है। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ अपन को पता तो होनी चाहिए, है ना। ये हो गया। देन उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल एडवांस में आ जाते तो अपन उसका टेंशन मतलब कर लेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिक। ठीक है, और अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है अपने पास न्यूटन्स लव ऑफ सॉरी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। लव बहुत आ रहा है आजकल जिंदगी, लॉ ऑफ मोशन आना नहीं चाहिए। इतनी मार मारूंगा ना साले 12th में, लव नहीं आना चाहिए। ओ सॉरी, वहाँ पे लिखी थी। मत ही लाओ यार, क्या कर रहा है, भी तो खुद से प्यार करो, बेहतरीन खुद का कैरेक्टर डेवलप। हाँ, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बेसिकली इक्विलिब्रियम जो है वो कैसे, इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो होता है, एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस, वाई डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस होते हैं। ये सब पंचायत अपने को पता होनी चाहिए,
है ना। ऐसा नहीं है कि भैया अब ये F बराबर M अपने को इक्वेशन यूज करते नहीं आ रही कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट में मैंने फोर्स लगा दिया है ऐसा वैसा, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालता है वो सब पता होना चाहिए, नॉर्मल फोर्सेस ये सब बेसिक आइडिया होना चाहिए, बस बेसिक। ऐसा नहीं है कि उसमें अपन ने पूरा एडवांस लेवल तक फोड़ रखा है, अपन फोड़ेंगे ठीक है, नो डाउट, बट अभी तो अपने को बस न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का बेसिक चाहिए। ठीक है, एक मिनट, मम्मी का कॉल आ रहा। हेलो हेलो, हाँ बोलो ना। अरे दीदी अगर ये बात कर रहे हो तो दीदी एक सेकेंड, हाँ जी, हम बोल रहे हैं कि हाँ बेसिक्स तो आना चाहिए और फ्रिक्शन भी कभी कभी यूज हो जाता है। मम्मी मारेगी बिल्कुल। हेलो, चावल 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 खाऊंगा, चावल चावल खाऊंगा ना, चने की सब्जी है ना। बिल्कुल धन्यवाद। अरे हम घर में है तो पूछा जाता है कि क्या खाए, हालांकि सब्जी जो बनाई है मम्मी ने वही है, पर पूछे क्यों पता नहीं। हाँ एक और चीज़ भाई, अभी ना मैं थोड़ा मैं दीदी का ईयरफोन यूज़ कर रहा हूँ तो गड़बड़ है वहाँ, ठीक है। हाँ जी, तो अपन चलते हैं आगे की तरफ। जो है मैं क्या क्या बात कर रहा हूँ मैं, फ्रिक्शन का थोड़ा बहुत आइडिया, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, भाड़ में जाए ज़्यादा ऐसा कुछ है वो होता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन का ज़्यादा यूज़ नहीं है ना, बट हाँ ठीक है, बेसिक तो पता होना चाहिए कि भैया नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर मस्ट बी इक्वल्स टू MAC। अगर मैंने ये बोल दिया तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा क्या, चलो थोड़ा मेरे वाइस ही करवा देता हूँ। भाई सर्कल नहीं है क्या यहाँ पे, ओ नाइस, भाई ये तो बहुत सही चीज़ है यार, है ना। अगर एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेट्स से यहाँ पे पार्टिकल है, तो इसके पास दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, AC होता है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। अगर तुमको याद हो दो टाइप के सर्कुलर मोशन होते हैं जी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो दूसरा क्या होता है बाबू, छी, अच्छा ठीक है रहने दो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसमें ये पता होना चाहिए बेसिक चीज, ठीक है। सेंटर ऑफ, इसके बाद अपना वर्क पर एनर्जी, भैया देखो वर्क पर एनर्जी जो है थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, उसमें एक ही चीज महत्वपूर्ण है, जो है एक नहीं दो, हाँ दो। तो WPE की अगर मैं बात करूँ, WPE का क्या यूज होता है भैया, यहाँ पे अपने को कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि दोनों का मतलब क्या होता है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। उसके बाद अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा तो भैया वेट यूज होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम, एंड उसके बाद अपन यूज कर सकते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, या फिर टोटल एनर्जी कंजर्वेशन टेक बोलते हैं कहीं कहीं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं, COME, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में ये सब है ना। तो ये सब कैसे यूज होता है वो पता होना चाहिए। देखो थोड़ा सा आइडिया तो मैं वापस से बता देता हूँ कि क्या सीन है, कैसा क्या यूज होता है जी, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम तो सिंपल सा है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल माइनस क्या कर सकता हूँ मैं, इनिशियल। टोटल एनर्जी कंजर्वेशन एंड ये दोनों जो है करण अर्जुन है, ये पता होना चाहिए कि यूज कब करते हो, बेसिक कब यूज करते हैं, जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या हो अपने पास, जीरो हो, या फिर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन क्या हो कोई सिस्टम में, जीरो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यू लिख सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। पहले पढ़ रही बात, तो तब अपन यूज कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। और ये तो भैया एकदम डेंजर काम आएगा ये, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा पता होना चाहिए, एक जगह पे यूज होगा आगे, तो सेंटर ऑफ मास बेसिक स्ट्रक्चर्स के पता होना चाहिए, बेसिक शेप के पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ रोटेशन, रोटेशन से तो काफ़ी बढ़िया नाता है अपना एकदम कि भैया, ओहो, रोटेशन तो क्या ही चैप्टर था, ठीक है। रोटेशन का भी कभी कभी यूज आ जाता है, वो एडवांस के क्वेश्चंस में ही होता है मोस्टली, ठीक है। तो हाँ बेसिक आइडिया तो अपने को होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहा हूँ तो वहाँ पे फैल गए, ये क्या होता है रे, ऐसा नहीं, ठीक है। पता होना चाहिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, टॉर्क कैलकुलेशन, टॉर्क बराबर आई अल्फा, ये इक्वेशन अपने को न्यू नहीं लगनी चाहिए, अगर नहीं लग रही है तो फिर क्या कहूँ मैं तुम्हारे बारे में, पाप कर रखे तो पाप धो लेंगे ना अपन, समय तो है, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ, हाँ बस इतने ही, इतने ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और एक अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊँ तो एक जो चैप्टर अपने को मिला था SHM,
एसएचएम अगर याद हो तुमको तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है जी, है ना। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी थोड़ा सा यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। मीन पोजीशन शिफ्ट, ऐसा वैसा टाइम पीरियड, इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने लगा दिए तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अपन आगे पढ़ रहा हूँ, टेंशन नहीं, ठीक है। एकदम काम माइंड के साथ बैठो भाई, अपन धीरे धीरे सब कुछ डिकोड कर रहे हो, ठीक है। ये तो रही भैया कि प्री रिक्विजिट की क्या क्या अपना सही होना चाहिए, वेक्टर एडिशन सही होना चाहिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या फिर इक्विलिब्रियम के सवाल है बराबर एम ए थोड़ा सा यूज करते आना चाहिए, बस, है ना। वर्क पर एनर्जी में मोटा मोटा अगर मैं देखा जाऊँ तो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते आना चाहिए, टू मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अपने को आना चाहिए यूज करते, है ना। बस इतना ही। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा आगे, आगे करना है क्या आपने, पर यहाँ पे है क्यों, वैसे तो है इसलिए क्योंकि मेरे को 12th स्टार्ट करना था, ठीक है। तो जरा मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि भैया 12th की जर्नी में कितने अपने को चैप्टर्स मिल रहे होंगे फिजिक्स में। मैथ्स का मैं थोड़ा बता सकता हूँ कौन से चैप्टर्स मिल रहे होंगे, केमिस्ट्री का मुझसे जो है एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि वो तुम्हें विद टाइम पता चल जाएगा कि केमिस्ट्री का क्या हाल है मेरा, हाँ ठीक है। तो 12th में सबसे पहला चैप्टर जो है, या फिर मैं अगर मैं बात करूँ ना, तो एक ऐसा ना वो है कि भैया सबसे खतरनाक पिताजी, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये पिताजी जो है ये मैग्नेटिज्म है भाई, स्पेलिंग जो है थोड़ा सा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर जो है भाई साहब, अब अच्छा 12th में ना जनरली अपने को थोड़ा सा, मैं 12th और 11th की फिजिक्स के बीच का डिफरेंस बता देता हूँ, ठीक है। 11th की फिजिक्स क्या है ना कि भाई तुम थोड़ा सा ना उसको वो कर सकते हो, वो मतलब इमेजिन, ठीक है, कि ब्लॉक चल रहा है, ब्लॉक को अपन ने थपड़िया दिए, इधर से एक्सेलरेशन उधर से एक्सेलरेशन, इधर से अपन ने एक बॉडी को रोल कर दिए, बताओ भैया एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, ये वो फलाना ढिमकाना, है ना। कि अपन ने बॉडी को जो है ऐसा फोर्स लगा के थोड़ा सा उसका लेंथ बढ़ा दिए, है ना, वहां पे स्ट्रेन बताओ, ये तो अपन इमेजिन कर सकते हैं, ब्लॉक को अपन इमेजिन कर सकते हैं, लटका हुआ ब्लॉक को अपन इमेजिन कर सकते हैं, घूमते हुए ब्लॉक को अपन इमेजिन कर सकते, घूमता ब्लॉक थोड़ी, घूमते हुए अपन स्फीयर को इमेजिन कर सकते, है ना। एसएचएम में अपन इमेजिन कर सकते हैं, वेव्स में अपन थोड़ा सा देख सकते हैं कि भैया हाँ यार वेव ऑन स्ट्रिंग ऐसी होती थी, ऐसा वैसा, ठीक है। तो इमेजिन अपन कर सकते हैं, बट 12th की फिजिक्स क्या है, इट्स ऑल अबाउट चार्जेस, है ना। मोटा मोटा देखा जाए ना तो 80-90% जो है 12th की फिजिक्स इज ऑल अबाउट चार्जेस। अब चार्जेस तो भैया अपन ने देखा ही नहीं, भैया उसको कैसे इमेजिन करें, तो उसको इमेजिन करने का तरीका सिंपल सा है कि भैया पार्टिकल एज्यूम कर लेंगे अपन छोटा, ठीक है। तो थोड़ा सा इमेजिनेशन में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बस, और कुछ नहीं, है ना। जनरली को क्या लगता है कि भैया लोगों को लगता है कि 12th की फिजिक्स थोड़ी सी हार्ड है, बट ऐसा नहीं, 12th की फिजिक्स जो है वो बहुत मतलब ठीक ठाक सी है एज कम्पेयर टू, अगर मैं बात करूँ ना 11th में, तो 11th से थोड़ी सी ईजी एज्यूम करता हूँ मैं, क्योंकि मेरी ना 12th की फिजिक्स ठीक ठाक थी, ठीक है, एज कम्पेयर टू 11th, है ना। और 12th की फिजिक्स पढ़ाने में मजा आता है सभी टीचर्स को, ठीक है, बट अपना अपना टेक है, मेरे को 12th की फिजिक्स पढ़ाने में ज्यादा मजा आता है ना। तो अपन बात करते कि 11th में, सॉरी 12th में अपन क्या पढ़ रहे होंगे, सिंपल सी बात है, क्या पढ़ेंगे दी, अपन पढ़ रहे होंगे पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। अब इस शब्द को जरा मैं थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ, इस शब्द के अंदर बहुत सारी चीजें आती है जी, और वो चैप्टर्स के नाम है पूरे। पहला चैप्टर जो अपने पास उठ के आ जाता है वो है पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इसी में इसमें फर्दर जो है वो दो पार्ट है, इलेक्ट्रिक चार्ज और कैपेसिटेंस, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ऑल, ठीक है, कैपेसिटेंस, ठीक है, टेंशन ना लो, वो पढ़ेंगे। देन सेकेंड चैप्टर अपने पास उठ के आ जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा ना ज्ञान दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक दिख रहा है ना यहाँ पे, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज वार से कुछ लेना देना आपने, तो चार्ज एट रेस्ट पहला चैप्टर किसकी कहानी है, चार्ज एट रेस्ट की कहानी है जी। ये रुका हुआ चार्ज जो है वो क्या कर रहा है, क्या खुराफाती याद है, रुका हुआ है बस, वो क्या चीजें कर रहा है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना फोर्स लगा रहा है दूसरे चार्जेस पे, वो सब कुछ, ठीक है। सेकेंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब तुमको करंट का डेफिनेशन तो मेरा पता ही होगा शायद, जो है चार्ज जब चलने लग जाता है, चार्ज इज मूविंग, ठीक है, ये वाली चीज। थर्ड चैप्टर अपने पास आ जाता है, मतलब वैसे तो यहाँ पे अपन कैपेसिटेंस पढ़ लेंगे, तो कैपेसिटेंस को मैं नहीं ले रहा हूँ। थर्ड चैप्टर मेरे पास आ जाता है मैग्नेटिज्म, ए मैग्नेटिज्म नहीं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है।
नाम से डरने का नहीं बिल्कुल। इधर अपन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हूँ। ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिज्म एक, मैग्नेटिज्म एंड मैटर भी एक चैप्टर है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। देन उसके बाद आता है अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रो, ईएमआई बोल देता हूँ उसको शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, ये थोड़ा सा, या देखो चैप्टर क्या क्या पढ़ने वाले अपन, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कि भैया करंट के कारण कुछ तो ना मैग्नेटिक फील्ड भी आती है यार, है ना। अब अपन वो देख नहीं सकते बट है, अपने को फिनोमेना एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ना कुछ तो अज्यूम करना था, तो हमने बोला, हमने तो नहीं बोला, ये फिजिसिस्ट ने बोला, ठीक है, हमारी औकात भी नहीं। ठीक है, तो फिजिसिस्ट ने उसे एक्सप्लेन करने के लिए बोला कि भैया कुछ तो, फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए बोला कि भैया कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, तो करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है, तो उसके बारे में अपन थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये क्या होता है कि जब अपन बार मैग्नेट, अगर तुमने देखा होगा, एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा तुमने, बार मैग्नेट रखा है और आयरन जो है, आयरन की फिलिंग्स है साइड में, और बार मैग्नेट मैंने वहां पे रख दिया, बार मैग्नेट, हाँ बार मैग्नेट रख दिया, तो आयरन जो है वो कुछ ऐसा शेप बना लेता है अच्छा सा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, थोड़ा सा बना के दिखाई देते हैं ना गरीबों को। ये अगर मेरे पास बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट, ठीक है, अगर बार मैग्नेट नहीं पता है तो थोड़ा सा देख ले, अगर आयरन फिलिंग है इसके आसपास तो वो कुछ ऐसी शेप बन जाती है उसकी, बात समझ आ रही है ना। तो ये शेप जो है कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, बार मैग्नेट में ऐसा क्या है, तो वो मैग्नेटिज्म एंड मैटर के पढ़ेंगे अपन। ठीक है, ईएमआई जो है हमारा फेवरेट चैप्टर, वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है, वैसे फेवरेट तो सभी है, पहले ही चैप्टर खतरनाक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके बारे में तो कहानी अपन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे भैया। ठीक है, बेसिकली क्या है ना कि अगर मैंने मैग्नेट को मूव करवा दिया, मैग्नेट को अगर मैंने मूव करवा दिया, तो कहीं ना कहीं एक, अगर मेरे पास मेटल वेटल के बारे में अपन पढ़ेंगे कि क्या होता है, मेटल में जो है वो करंट कैसे आ जाता है ना, करंट कैसे आ जाता है मेटल, वो इस चैप्टर में अपन पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो इसके बाद आता है 6 AC, ये अपना वो ठंडा करने वाला एसी नहीं, ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल ए एल, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। इसके बाद ये ना अपना पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यहाँ पे जो है थोड़ा सा खत्म हो जाता है, थोड़ा सा नहीं पूरा ही खत्म हो जाता है। अच्छा, एक और सबसे बढ़िया चैप्टर भाई, ईएम वेव्स। इस चैप्टर में एक ही फॉर्मूला मिलेगा, वो रटा होना चाहिए बस। ठीक है, एक ईएम वेव्स हो गया, तो ये 7 चैप्टर का जो है, ये पिताजी है तो इनके 7 बच्चे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ये एक अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के अंदर जो है ये बीच बीच में सारे मेंढक है सब। ठीक है, मेंढक नहीं, सब ये जितने भी एक एक चैप्टर लिखे हुए ना, सब बेचारे एक फिजिसिस्ट या फिर एक केमिस्ट, साइंटिस्ट, इन्वेंटर, सबकी लाइफ जा रखी है ना, है ना, जा रखी इन द सेंस सबकी लाइफ लगी हुई है भाई, तो रिस्पेक्ट के साथ, है ना। इसके बाद अपने पास वो आता है मॉडर्न फिजिक्स, 8th नंबर, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में क्या इंक्लूड होता है भैया, लास्ट कितने साल की, 100-120 साल की फिजिक्स जो है अपन मॉडर्न फिजिक्स में इंक्लूड करते हैं, कि बेसिकली एटम का स्ट्रक्चर क्या है, ये वो बोर्स मॉडल तुमने पढ़ा होगा, ये पता है कहाँ पे पढ़ा होगा, लेट मी टेल यू, कि वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ी होगी, बोर मॉडल पढ़ा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा, वो सब इसमें आता है। ठीक है, इसमें भी 2 पार्ट है भैया, बोर के बारे में अपन पढ़ते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, देन अपन पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में, न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में। देन इसके बाद क्या आता है अपने पास, इसके बाद आता है रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के फर्दर 2 पार्ट होते हैं, एक तो ये अपना शक्ल वकल कैसे बन जाती है मिरर में, उसको अपन बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जियोमेट्रिकल, अरे भाई सर आज स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ मैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। सेम देन जो है वो सेकेंड आ जाता है वेव ऑप्टिक्स। अब तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब 11th में पढ़ रहे थे, तो तुमने वहां पे जाना होगा कि भैया लाइट हैज 2 नेचर, पहला का होता है, पहला होता है ये माहौल पूरा वेवी, वेवी वाला स्ट्रक्चर, वेवी नहीं, वेव स्ट्रक्चर। तो क्या है कि करण औजला जो है हमारे फैन, ऐसे सॉरी, हम करण औजला के फैन, हम कहाँ, वेवी, एक वेव स्ट्रक्चर होता है, सॉरी वेव नेचर होता है, और दूसरा क्या होता है, पार्टिकल नेचर।
है ना। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, मतलब लाइट की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। पार्टिकल नेचर जो है अपन मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हेल्प से। देन वेव नेचर जो अपन पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, उसका एक मैं शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। YDSC से अपने को याद रखना क्या चीज क्लियर है मेरे हिसाब से, ठीक है। रे ऑप्टिक्स हो गई यहाँ तक। देन अपना लास्ट चैप्टर उठ के आ जाता है भैया, क्या है, सेमी कंडक्टर, सेमी नहीं सेमी कंडक्टर, ठीक है। तुमने देखा होगा भैया अपन जब भी मदरबोर्ड यूज करते हैं तो वहाँ पे मदरबोर्ड में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर की जरूरत पड़ती है। ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे अपन, लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ रहे होंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली जो मॉडर्न साइंस है या फिर मॉडर्न जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें सेमीकंडक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इतने चैप्टर अपने को इतने कवर करना है, टेंशन ना लो, ज़्यादा वैसे तो दिख नहीं पाऊंगे, 10 ही है ना। तो इतने चैप्टर्स हैं, इतने अपन पढ़ रहे होंगे बढ़िया तरीके से और मज़ा आएगा भाई, ठीक है। और 12 की फिजिक्स वैसी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती है तो मज़ा तो आता ही, ठीक है। तो चलें अपन स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले चैप्टर से। इसका नाम है पहला नाम क्या है, पहले चैप्टर का नाम याद होना चाहिए जी, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो नाम से थोड़ा सा तो क्लियर हो रहा है कि भैया क्या है इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रो का मतलब होता है भैया चार्ज, हम बता देते हैं। सबसे पहले तो नाम का मतलब समझते हैं कि भैया नाम क्या है। सबसे इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, कुछ तो चार्ज। अभी टेंशन ना लो कि चार्ज क्या है, ये फोन चार्ज वाला नहीं है सी, ठीक है। अल्टीमेटली वहां पे चार्ज ही जाते हैं, बट ठीक है। अभी चार्ज क्या अपन पढ़ेंगे। स्टैटिक्स का मतलब तो क्लियर है भाई, स्टैटिक तो यार जो अपना दिमाग है बचपन से रुका हुआ, क्या है, रुका हुआ। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या हो जाएगा भैया, चार्ज जो रुका हुआ है उसकी कहानी पढ़ेंगे। चार्ज जो रुका हुआ है उसकी कहानी, क्या बात क्लियर है, ठीक है? तो चार्ज एट रेस्ट की कहानी। और सबसे महत्वपूर्ण वर्ड यहाँ पे तुम्हें क्या लग रहा है, पूरी डेफिनेशन में, पूरी जो स्टेटमेंट है वो लिखा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण वर्ड अगर मैं चेक करूं तो वह है नहीं है नहीं, ठीक है, कहानी भी नहीं, यह है चार्ज। तो सबसे नई चीज अपने को दिख रही है, चार्ज। अच्छा, इससे पहले मैं ना थोड़ा सा कुछ एक फोर्स के बारे में बताना चाहूंगा। कौन सा फोर्स है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैं जरा थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तुम लोगों ने कम से कम बचपन में एक एक्सपेरिमेंट तो किया होगा, तुमने स्केल पकड़ी होगी, काम धंधा तो था नहीं अपने, है ना। वही पंचायत करते थे कि भैया वो देख रही तू, ऐसा नहीं, ठीक है। अपन वापस आते कुछ ऐसा पंचायती लोग, या फिर सभी ने कर रखा है वैसे तो, है ना, टाइम पास। स्केल अपन अपने हेयर्स में रब करते थे, देन अपन छोटे से पीसेस, मतलब पीसेस जो पेपर थे, है ना, पेपर के जो पीस थे उसके पास लेके गए, तो वो पेपर के पीस जो है वो क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है यार, एक तो उसमें नीचे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है और ऊपर उसको कौन लेके आ रहा है, तो वो फोर्स को वहां पे क्या दिया गया ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। बस ये थोड़ा सा याद रखना। अब मैं आता हूँ चार्ज पर, ध्यान से सुनिएगा बात मेरी। चार्ज की होता है, चार्ज का हो गई, मैसेज बहुत आ रहा है यार, एक मिनट, क्या हो गया है, बाद में देखेंगे हम। तो चार्ज का हो गई, चार्ज का हो गई, तो देखते हैं, है ना। सबसे पहले तो डेफिनेशन ही लिख देते। तो चार्ज का मतलब होता है भैया चार्ज, इट इज अ इट इज एन इंट्रिंसिक, AEIOU, याद रखना, NU होता है इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, ज्यादा भारी वर्ड हो गया, कोई नहीं, फंडामेंटल लिख देते हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, या फिर ऑब्जेक्ट ले लो, जिसके कारण से, है ना, देखना ध्यान से। फंडामेंटल चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, बॉटल ऑब्जेक्ट है, फोन ऑब्जेक्ट है, मतलब ईयरफोन्स ऑब्जेक्ट है, ये सब, ठीक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी।
किसकी? बॉडीज की, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट या फिर वो बॉडी, कौन से फोर्सेस एक्सपीरियंस करती? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फील करती। ठीक है, अब जरा वापस से अपने, अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब क्या है? इसमें भी दो फोर्सेस आते हैं जी। देखिए, सबसे पहला तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो मैंने बात किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और दूसरा जो है इसी में देखो, एक तो इलेक्ट्रो दिख रहा है, एक मैग्नेटिक दिख रहा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर? तो चार्ज मेरे पास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल का मेरे हिसाब से यार मतलब एक तो क्लियर होना चाहिए, फंडामेंटल एकदम एकदम बेस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी होगी ना। फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता था? बेस क्वांटिटीज, जिसके ऊपर अपन ने पूरी क्वांटिटीज, डिराइव क्वांटिटीज जो है वो बना रखी है। ठीक है, चार्ज भी वैसे ही एकदम फंडामेंटल नेचर का है, सूक्ष्म, एकदम फंडामेंटल, सूक्ष्म नहीं, फंडामेंटल मतलब बेस। ठीक है, सभी ऑब्जेक्ट के पास होता है। ठीक है, तो एकदम फंडामेंटल प्रॉपर्टी है बॉडी की, जिसके कारण अगर मैं एक चार्ज से पूछूं कि मतलब, या फिर एक बॉडी से पूछूं कि भैया तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्यों लग रहा है, वो बोलेगा मेरे पास चार्ज है यार, मैं क्या करूं, तो लग रहा है उसी के कारण। ठीक है, तो चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण एक ऑब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करता है या मैग्नेटिक फोर्स फील करता है। तो इंपॉर्टेंट मेरे पास इस चैप्टर में कौन सा फोर्स हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो थोड़ा सा बाद में है, तो ये वाली चीज़ जो है अपन अभी पढ़ेंगे, अभी इसी चैप्टर में पढ़ रहा हूँ तो। ठीक है, टेंशन ना लो। देन इसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो ये हुआ अपने पास चार्ज। चार्ज मेरे हिसाब से क्लियर होगा, कोई अगर डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना है चार्ज के बारे में। ठीक है, अब मैं आता हूँ चार्ज। अब तुमको पता होगा, तो अपन नई फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले अगर देख लेते हैं तो उसके अपन, अपना सबसे पहले सवाल क्या होता है कि चार्ज की यूनिट क्या हो, है ना? तो चार्ज की यूनिट, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट हो गई है ना, तो जरा देखिएगा चार्ज की, एक मिनट जरा मैं रिप्लाई कर देता हूँ। चार्ज की ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट मेरे हिसाब से पता होनी चाहिए, ये होती है कूलम। ठीक है, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है भैया? कूलम। ऐसा यूनिट है, ध्यान से। ठीक है, और अगर मैं इसकी सीजीएस यूनिट की बात करूँ, कौन सी यूनिट की बात कर रहा हूँ? सीजीएस यूनिट। ठीक है, सीजीएस पता होना चाहिए, ग्राम, सॉरी, सेंटीमीटर, ग्राम्स और सेकेंड। ठीक है, सीजीएस यूनिट जो होती है इसकी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है ESU। ठीक है, और एक जो तुमको अभी याद रखना है कि एक कूलम, कन्वर्जन थोड़ा सा याद, एक कूलम किसके बराबर होता है? मतलब अभी बता देता हूँ, बाद में अपन देखेंगे इसको और अच्छे से। एक कूलम जो है वो 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स के बारे बराबर होता है। ठीक है, बेसिकली ये क्या है? ये क्या है अगर तुमको याद हो, ये क्या है? रिलेशनशिप, जो कि नहीं होना चाहिए। तुम रिलेशनशिप के बारे में मैं किससे बात कर रहा हूँ? ठीक है, हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन SI एंड CGS यूनिट। बेसिकली कन्वर्जन के लिए यूज होता है, ज्यादा यूज भी नहीं होता। और एक जो बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए भैया, स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज वो होता है अपना वही CGS वाला, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और इन भाई साहब का एक और नाम है भाई। ठीक है, इन भाई साहब का एक और नाम है क्या? वर्न फ्रैंकलिन।
ठीक है, याद रखना, इसमें कभी सवाल ववाल नहीं आया जेई और नीट में, तो टेंशन ना लो। अच्छा, मेरे को ना जेई और नीट वैसे इंपॉर्टेंट बात एक और करनी है, ठीक है। और हाँ, सीजीएस यूनिट यहाँ पे एक 1 फ्रैंकलिन के बराबर होता है, ये भी लिख लेना, ठीक है। एक और पॉइंट जो पता होना चाहिए वो हो कि अगर स्मॉलेस्ट यूनिट है तो लार्जेस्ट यूनिट भी होनी चाहिए, कुछ लार्जेस्ट यूनिट क्या हो जाएंगी, वो होगी फैराडे, ठीक है। और एक फैराडे, ये कन्वर्जन जरा याद रखें, एक फैराडे इसके बराबर हो जाएगा जी 965,002, ठीक है। कुछ चीज़ें जो है वो तो मैं बस याद रखनी है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे अपन ने तो पूरी यूनिट की बात कर ली, है ना, पूरी यूनिट की बात हो गई यहाँ पे। अब इसके बाद अच्छा, चार्ज जो है वो वेक्टर रहेगा स्केलर है, ये भी पता होना चाहिए, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है यहाँ पे, चार्जेस स्केलर, चार्जेस स्केलर क्वांटिटी। ऐसा नहीं बोला जाता कि उस डायरेक्शन में चार्ज है जो है वो 1 कूलम है, 2 कूलम, ठीक है। चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं, मास एंड चार्ज के बारे में, मास स्लैश चार्ज। अच्छा, अगर याद करो चार्ज को मैंने क्या डिफाइन किया था, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसकी, बॉडी की, जिसके कारण अपने पास बॉडी जो है वो कौन सा फोर्स फील करती है, कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। वैसे ही मास की डेफिनेशन, मास की डेफिनेशन क्या है, एक तो सबसे पहले बचपन में जो अपन ने पढ़े थे वो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन बॉडी, ठीक है, बस वही। तो वो नहीं, यहाँ पे मास की डेफिनेशन तुमको जब ग्रेविटेशन पढ़ा होगा तुमने तब कुछ और लिखाई गई होगी, अगर लिखाया भी है तो, ठीक है। तो मास होता है क्या, मास भी जो है एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, या फिर बॉडी की, जिसके कारण, जिसके कारण क्या, जिसके कारण मास या फिर वो ऑब्जेक्ट या फिर वो बॉडी, है ना, मास नहीं, वो बॉडी कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन फोर्स मतलब एक्सपीरियंस करेगी। यहाँ पे ये चार्ज के कारण कौन सा फोर्स, बॉडी कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना। क्लैरिटी होनी चाहिए दोनों के बीच में, ये बात क्लियर है। अब अच्छा, एक पॉइंट मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट लिखिएगा, मास, एक सेकंड, स्टेटमेंट जो है अंग्रेजी बनाने दो, अंग्रेजी बनाने दो, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट के पास, एक ऑब्जेक्ट के पास सबसे पहले तो स्टेटमेंट सुनना, स्टेटमेंट अपन लिखेंगे बाद में। एक ऑब्जेक्ट के पास या फिर एक बॉडी के पास अरे यार क्या है, ठीक है, रुको 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 रुको, थोड़ा बनाने दो, है ना। एक ऑब्जेक्ट के पास मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि अगर उसके पास मास हो तो चार्ज होगा ही, ठीक है। एक बॉडी के पास, ध्यान से सुनना स्टेटमेंट, एक बॉडी है, उसके पास अगर चार्ज है, सुनना, चार्ज 2 टाइप के होते हैं, अपन आगे पढ़ेंगे। अगर एक बॉडी है, ये मैं थोड़ा सा एडवांस पॉइंट बता रहा हूँ ताकि आगे जो है वो ठीक से समझ आए। एक बॉडी है, उसके पास अगर लेट से मैं बोलता हूँ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का मतलब होगा कि उस बॉडी में, उस पर्टिकुलर बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, है ना। तो अगर एक बॉडी है उसके पास नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज, और एक बॉडी जो है वो चार्ज है, तो उसके पास जाहिर सी बात है मास होना ज़रूरी है। वेरिस जो उल्टा, अगर मैं बात करूँ तो ये बॉडी के पास मास है, जाहिर सी बात है बॉडी है तो मास हो गई, उसमें चार्ज होना अनिवार्य नहीं, में चार्ज होना मस्ट नहीं। क्या ये स्टेटमेंट समझ आया, कोई बात नहीं, वापस से समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट, इफ अ, स्टेटमेंट लिखो, इफ अ बॉडी हैज चार्ज देन इट must have mass, but uh, if
अपॉन मास, then it is not necessary, then body may have charge, may लिख दो, ये सही स्टेटमेंट रहेगा, may have charge, ठीक है। कि भैया अगर मेरे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है तो उसमें उस ऑब्जेक्ट के पास मास होगा, ज़रूरी है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है तो उसके पास चार्ज होगा, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, इसका मैं चलो तुमको बोल देता हूँ कि इसका ज़रा मेरे को एग्जाम्पल बताना, ठीक है, नीचे वाले का, कि भैया अगर मेरे पास मास है तो चार्ज होना ज़रूरी नहीं। कोई एक एग्जाम्पल अगर बता सकते हो तो बता देना, कि नेक्स्ट क्लास में अपन इसको डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये रही बेसिक चीज़ है। और अब इसके बाद अपन बात करते ज़रा टाइप्स ऑफ चार्जेस पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ चार्जेस, या फिर मतलब एक हेडिंग ही डाल लो ना, इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है। हेडिंग इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। या फिर मैंने जो ये हेडिंग डाली है उससे मैं अगर मिटा दूं, उससे पहले अगर मैं कंसिडर करूं एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं यार अपन। अरे सॉरी, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो जाहिर सी बात है, मेरे को ज़्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं कि भैया बीच में जो है वो क्या होता है, अपने पास बीच में न्यूक्लियस होता है ना, छोटू सा न्यूक्लियस होता है। और अगर मैं कलर चेंज करूँ, थोड़ा सा एस्थेटिक लुक दे देता हूँ अपने नोट्स को, तो आसपास कौन से क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं भैया, अंडा बन रहा है, क्या बन रहा है, ठीक है, जो भी बन रहा है, ठीक है। तो आसपास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते थे, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। ये अपने पास क्या है, न्यूक्लियस है भाई, हाँ, ये भाई साहब क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर अगर तुम्हें पता हो तो क्या क्या होता है भाई, न्यूट्रॉन, ये प्लस क्या होता है, प्रोटॉन, ठीक है। अगर तुमको थोड़ा सा भी कुछ आइडिया हो तो न्यूट्रॉन जो है वो क्या होता है, वो भैया न्यूट्रल। यही पे आंसर मिल गया ऊपर वाले सवाल का। वैसे न्यूट्रल का मतलब होता है इसके पास जीरो चार्ज है ना, खुद चार्ज कोई कैरी नहीं करता। प्रोटॉन का थोड़ा सा पता होना चाहिए, प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब है, अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझना कि भैया लोगों को लगता है कि अगर मैं एटम को चीर फाड़ के देखूंगा, न्यूक्लियस को अगर चीर फाड़ के देखूंगा तो मुझे अंदर ऐसा पॉजिटिव जो है वो ऐसा मस्त मेरे को हाई बोले, हाँ और भाई, ऐसा नहीं होता है। ये पॉजिटिव चार्ज मैं अपन ये फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए बोलती है भाई, ये चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बोलती है, ठीक है। वहां ऐसा अंदर ऐसे झांक के देखोगे तो वहां पे न्यूक्लियस में ऐसा पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखेगा तुम, है ना, हाई करता हुआ ये हाल चाल, है ना। तो वैसा नहीं है, अपन ने बस एक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिए कि भैया एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है, अपन लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। भैया ऐसा बोला भी क्यों है, अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पुराने जमाने में ऐसा किया गया था क्योंकि बोलते हैं ना अपोजिट अट्रैक्ट्स, है ना। तो एक को पॉजिटिव नाम दे दिया गया, दूसरे को नेगेटिव नाम दे दिया गया। अब ऐसा भी हो सकता था कि भैया एक को अपन ऐसा नाम दे देते कि एक का नाम है पुनीत सुपरस्टार, एक का नाम है अपने पास और कौन है लेजेंडरी आदमी पुनीत सुपरस्टार के नाम, हाँ दीपक भाई, ठीक है। हो सकता था, ऐसा भी हो सकता होता, बट ऐसा नहीं किया है, ठीक है। दिमाग था उनके पास, है ना, ठीक है। तो प्रोटॉन को अपन ने बोल दिया कि भैया इस टाइप के चार्जेस को अपन बोल देंगे भैया पॉजिटिव है, और जो इधर आसपास रिवॉल्व कर रहा है उसको क्या बोल देंगे, नेगेटिव, है ना। वो भी इसलिए क्योंकि पुराने टाइम पे भी जब अपन कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करते थे ना, तो उस टाइम पे ये ऐसे ही मतलब स्केल रब किया और किसी चीज पास में लेके गए, या फिर एक वाटर टैप वाला भी एक्सपेरिमेंट देखा होगा तुमने कि पानी के पास में लेके गए तो पानी जो है वो रॉड की तरफ, जो अपन ने रॉड ली है जिनको अपन ने रब करी है, वो रॉड की तरफ पानी जो है थोड़ा सा अट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो ये अट्रैक्शन के कारण हमने बोल दिया कि भैया कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है इन पानी में भी और इस रॉड में भी कि ये दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अपोजिट अट्रैक्ट्स बोलते हैं ज्यादातर, तो एक को पॉजिटिव लिया दूसरे को नेगेटिव ले लेते, ठीक है। तो अपने पास ये चीज क्लियर होनी चाहिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, क्या ऐसा ही नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन ना, बाहर और भी ऑर्बिट होती है, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा गलत बन गया है। अच्छा, एक और चीज मैं पहले बता दूं, लेक्चर की लेंथ जो है वो शायद बड़ी हो सकती है कभी कभी, ठीक है। और अपने पास क्या है यहाँ पे, एक हाँ, इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट, ठीक है। तो ये वाला सीन है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑर्बिट करता है, ठीक है। अब कहा जी, अब अपन ने बात कर ली है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होगा, ठीक है। अब जरा मैं बात करता हूँ, अपन ने वो जो हेडिंग डाली थी ना इंपॉर्टेंट,
भैया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, जरा उसे देखना। ठीक है, तो क्या है प्रॉपर्टी भाई प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। अब यहां से सवाल आते थोड़े से। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही देख लो यार कि चार्ज के टाइप्स ऑफ चार्जेस कितना क्या क्या होता है, टाइप्स ऑफ चार्जेस, है ना। ये तो पता ही होगा, बचपन में अपन ने पढ़ा भी, ये पॉजिटिव चार्ज होता है कुछ तो, है ना। और एक क्या होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो ये पता ही होना चाहिए यार, पूरी केमिस्ट्री पढ़ रखी है अपन ने, तो वो होता है प्रोटॉन। और इसका एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, है ना। यही चीज है भैया। अब न्यूट्रल को अपन टाइप्स ऑफ चार्जेस में कंसिडर नहीं करते, न्यूट्रल जो है वो चार्ज ही अलग होता है। तो न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल चार्ज क्या होता है, इस पे चार्ज जो है वो क्या है, जीरो, है ना। इसका एग्जांपल अपने पास क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन, है ना। तो न्यूट्रल चार्ज पे चार्ज कितना है, जीरो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चार्जेस की बात कर रहा हूँ भैया, है ना, टाइप ऑफ चार्ज। ठीक है, यहाँ पे मैं बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखना। चार्ज जैसे पार्टिकल कंसिडर कर रहा हूँ, मैं बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने प्रोटॉन लिखा है, यहाँ पे इसलिए इलेक्ट्रॉन लिखा है। अब एक इंपॉर्टेंट इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज देखना, हेडिंग सब हेडिंग है, सब टॉपिक सब हेडिंग बोल दो। ठीक है, तो भैया हाउ अ बॉडी हैज चार्ज, कि मैं एक बोल रहा हूँ कि भैया अब अपन ने देखो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि भैया अपन स्केल जो है पास में लेके गए हैं और वो पीसेस ऑफ पेपर जो है वो क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। अब सारी सी बात है, इतना तो पता होना चाहिए कि भैया अगर अट्रैक्ट हुए हैं तो जाहिर सी बात है दोनों में चार्जेस जो है वो डिफरेंट होंगे, दोनों बॉडीज में, स्केल में भी और अपने जो पीस ऑफ पेपर है उसमें भी, दोनों अपोजिट चार्ज डेवलप हुए होंगे तभी तो वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इतना मेरे हिसाब से शायद सोच पा रहे हो। तो अपोजिट अगर है तो उसका मतलब एक पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, एक पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। अब वो कैसे आ रहा है, बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आ रहा है, बॉडी पे नेगेटिव चार्ज कैसे आ रहा है, वो जरा अपन देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें भी दो चीजें, पहले इफ बॉडी हैज, अरे बेबी लिख दी, बॉडी है, ये हट बॉबी लिख दी, बॉडी, अरे क्या लिख रहा है ये, बी फॉर बॉय, बॉडी ये लिखा था, बॉडी हैज पॉजिटिव चार्ज, बॉडी की बात हो रही है, तुम कंफ्यूज मत हो ना, ऊपर ऊपर यहाँ पे पार्टिकल की बात हो रही थी। ठीक है, बॉडी एस, अगर एक किसी भी बॉडी के पास लेट्स से पॉजिटिव चार्ज है तो मैं देखता हूं कि भैया कैसे, क्यों न्यूक्लियस, अच्छा न्यूट्रल का मतलब मेरे हिसाब से पता होगा यार, केमिस्ट्री में बेसिक चीज तो पता होगा, न्यूट्रल का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रोटॉन का चार्ज क्या था, पॉजिटिव था, है ना। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या अपन ने अज्यूम किया था होता नहीं, अज्यूम किया था क्या था, नेगेटिव था। तो अगर मेरे पास यहाँ पे लेट्स से कितने प्रोटॉन्स हैं, अगर न्यूक्लियस, मैं इसको न्यूक्लियस अज्यूम कर रहा हूँ, इस न्यूक्लियस में लेट्स से मैं बोलता हूँ 12 प्रोटॉन। अब 12 प्रोटॉन है तो 12 पे जितना चार्ज होगा, 12 इंटू एक प्रोटॉन पे चार्ज, एक प्रोटॉन का चार्ज, क्या ये पहला स्टेटमेंट समझ आया, प्रोटॉन का चार्ज, है ना। अरे भैया एक प्रोटॉन का चार्ज, अपन ये मैं चार्जेस जो है वो अभी बता नहीं रहा हूँ, बट हाँ ठीक है, अपन बाद में बात करेंगे। ठीक है, या फिर लिख ही लो, एक प्रोटॉन पे चार्ज जो है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻, उन्हें मैसेज कर रहा है रे, एक मिनट है, अरे ईयरफोन मेरे पास है भाई। ठीक है, एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण, कॉपी के ऊपर लिख लीजिएगा। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको मैं ऐसे डिनोट करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो यहाँ पे एक नेगेटिव आ जाता है भाई, 10⁻⁹ ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ एक प्रोटॉन पे चार्ज इतना था तो 12 प्रोटॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा, 12 इंटू इतना। ठीक है, और अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ये एटम जो है वो क्या है जी, न्यूट्रल है,
न्यूट्रल है इसका मतलब इस पे नेट चार्ज कितना होना चाहिए? 0। अगर इसके पास न्यूक्लियस में इसके 12 प्रोटॉन प्रेजेंट है तो इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने चाहिए, कोई बता सकता है? आई सॉरी ऑफलाइन का है ना। इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने चाहिए? वो भी कितने करने चाहिए? 12। ठीक है, क्योंकि 12 तो पॉजिटिव चार्ज, ये तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और 12 इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करेंगे तभी तो ये न्यूट्रल बनेगा। ठीक है, तो माइनस का 12 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन पे, और चार्ज को मैं ऐड कर सकता हूं। देखो भैया बीच में अपने पास पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन के कारण, आसपास नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज को अपन अगर मैं पूरी एटम की बात करूंगा तो उसको ऐड करेंगे, चार्ज को अपन आगे पढ़ेंगे कि चार्ज को अपन ऐसे साइन के साथ ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं उनको ऐड कर दूंगा तो वो कितना बन जाएगा? 0, क्योंकि 12 प्रोटॉन थे, 12 इलेक्ट्रॉन थे। अब अगर मैं बात कर रहा हूं, मुझे बॉडी को क्या बनाना है? बॉडी को बनाना है 6 पैक, सॉरी सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे भी रिवॉल्व कर रहा है। अज्यूम कर लेना कि 12 है, ठीक है, टेंशन ना लो, 12 बना देता हूँ क्या? ए तुम लोग यहाँ पे सब शेल इतने इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, उतने इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, यहाँ पे मुझे ज्ञान देने लग जाओगे, रहने दो। मैं ऐसे ही मतलब टोटल 12 है अज्यूम कर लेना, ठीक है। शेल, सब शेल में इतने इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2 हो सकते, पहले में 2 हो सकते, जो भी, मुझे नहीं लेना देना। केमिस्ट्री जो है भाई की तेरे थोड़ी सी खतरनाक ना। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट या फिर इस एटम को क्या बनाना है भैया? चार्ज, वो भी कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। अपन ने बात करें कि पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं क्या करूंगा भैया, मैं यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से मैंने निकाल दिया तो अब इस पे क्या है? प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे? अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, प्रोटॉन नहीं निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने क्या निकाला? इलेक्ट्रॉन निकाला, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 11 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसमें अगर मैं नेट चार्ज देखूँ तो जरा ऐड करके देखना, वो आएगा पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं, काफ़ी धीरे समझा रहा हूँ मैं इनिशियली, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अपने पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ एक स्टेटमेंट याद रखिएगा। अच्छा प्रोटॉन नहीं दे सकते हैं, समझ आ रही बात? ये बोले कि अच्छा प्रोटॉन देना है ना, तो ले भाई न्यूक्लियस में डाल दिया अपन। अब इतना आसान हो रहा होता न्यूक्लियस में प्रोटॉन डालना, तो अपन क्या कुछ नहीं करती होती, ठीक है, क्या कुछ नहीं करती हो तो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, बढ़िया चीज़ है। और हाँ, प्रोटॉन नहीं डाल सकते कि भैया ऐसा सुई है, इंजेक्शन है और डाल दीजिए प्रोटॉन यहाँ पे, इतना आसान काम नहीं है प्रोटॉन डालना, और डाल भी नहीं सकते, समझ आ रही बात? प्रोटॉन डालेंगे ना अपने को, सबसे पहले तो प्रोटॉन को रन करवाना पड़ेगा, और प्रोटॉन को रन करवा दोगे तो न्यूक्लियस ही फूट जाएगा, और न्यूक्लियस अगर फूट गया तो वो न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट हो जाएगा कि भैया डिसइंटीग्रेट होकर एक नया न्यूक्लियस बना है स्टेबल, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते, प्रोटॉन को नहीं घुसा सकते अपन, है ना। ये बोले कि भैया अच्छा ये बात है, पॉजिटिव चार्ज लाना है, ले प्रोटॉन, ऐसा नहीं होता, समझ आ रही बात? तो अपन इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन कर सकते हैं आराम, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बॉडी, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बॉडी कौन सा चार्ज क्रिएट करता है? पॉजिटिव चार्ज ऑन बॉडी, ठीक है। अब सेकेंड वाला, अगर मेरे को किसी बॉडी पे, कितना बड़ा लेक्चर हो गया है ये, हो गया मेरे हिसाब से, हाँ सेकेंड चीज अपने को क्या करना है भाई? हाँ अपने को, इफ बॉडी हैज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, अब बॉडी पे नेगेटिव चार्ज अपन कैसे लाए, जरा चेक कर लेते भाई। अब यहाँ पे अपन ने इससे ऊपर वाली प्रोसेस में क्या किया था भाई, अगर तुमको याद हो, ऊपर वाली प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन क्या किया था अपन ने? निकाला था, तो बॉडी पे क्या आ गया था? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, अब ये सोच लेना खुद। यहाँ पे अपन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दीजिए, सिंपल। तो ये अपन ने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन ऐड। तो इलेक्ट्रॉन के एडिशन से ऑब्जेक्ट पे कैसा चार्ज आता है भैया? नेगेटिव चार्ज है, जाहिर सी बात इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी बॉडी पे, तो वो बॉडी कैसी रहेगी? नेगेटिव चार्ज रहेगी, नेगेटिवली चार्ज रहेगी। क्या चीज क्लियर है? ठीक है। अब तुम बोलो अच्छा अपने को करना क्या है एग्जैक्टली, अपने को करना क्या है कि भैया मेरे न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है, मेरे न्यूक्लियस नहीं, सभी के न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है,
तो बायो वायो के न्यूक्लियस में मत चले जाना भाई, वैसे वहाँ पे भी रहता है प्रोटॉन। और क्या रहता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। न्यूट्रॉन से क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि भैया वो बेचारा गरीब आदमी है, गरीब आदमी के पास चार्ज ही नहीं है, भिखारी है एकदम, ठीक है। और इसके पास अपने पास क्या रिवॉल्व करता है? ये रहेगा अपने पास एक इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट। और कलर अगर मैं चेंज कर दूँ, ये ब्लैक कलर का ही नहीं हो रहा यार, हाँ, तो कलर अगर मैंने चेंज कर दिया तो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। ये है भाई, ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन। अब कोई खतरनाक आदमी आके बोलता है कि भैया देखो ये एटम को अगर मुझे ध्यान से सुनना, नेगेटिवली चार्ज करना है, नेगेटिवली चार्ज एटम बनाना है, हम क्या करेंगे भैया? प्रोटॉन निकाल देंगे। प्रोटॉन निकाल दिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा हो गए। अल्टीमेटली वही तो करना है अपने को कि अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा हो गया प्रोटॉन से किसी एटम पे, तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि भैया प्रोटॉन निकाल देते। प्रोटॉन निकाल सकते हैं अपन आराम से, आराम से तो नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि भैया न्यूक्लियस के अंदर अपने को हाथ डालना पड़ेगा। समझ आ रही बात है ना? न्यूक्लियस के अंदर अपने को जाना पड़ेगा और उसमें एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा लगती, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मेरे को बस एक एटम को चार्ज करना है या फिर नेगेटिवली चार्ज करना है उसे, तो मैं पूरी एनर्जी खर्च करके, है ना, एक ठो एटम को मैंने नेगेटिवली चार्ज कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं किया जा सकता है, बट नहीं करना है हमें। अपन इलेक्ट्रॉन के लेन देन से करते हैं ना भाई। अब तू देख, तूने अपना स्केल जो है वो मतलब अपने हेयर्स पे रब किया और आराम से किसी ना किसी ऑब्जेक्ट, या तो स्केल पॉजिटिवली चार्ज हो गया होगा, नेगेटिवली चार्ज हो गया, डिपेंड्स ऑन, आगे पढ़ेंगे पर, ठीक है। तो उस पर कुछ ना कुछ चार्ज आया, ठीक है। अब वहां पे तूने थोड़ी ना न्यूक्लियर रिएक्टर बना के वहां पे प्रोटॉन जो है दौड़ा के वहां पे उसका न्यूक्लियस ब्रेक किया। यहाँ तो अपन ने बस ऐसा काम किया है ना, घटिया सा काम, है ना, कि स्केल रब की है अपन, उससे चार्ज डेवलप हो गया। वो चार्ज कैसे डेवलप हुआ है? फ्रिक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है वहां से या फिर ऐड हुआ होगा। समझ आ रही बात है ना? इतना आराम से काम हो रहा है इलेक्ट्रॉन के लेन देन से, तो मैं प्रोटॉन को काहे उंगली करूं? है ना? तो प्रोटॉन को नहीं उंगली करना, न्यूक्लियस को नहीं उंगली करना, याद रखिएगा। अपन किसका लेन देन कर रहे होंगे हमेशा? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अपन ने अगर एक बॉडी पे दे दिया है तो नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन अपन ने एक ऑब्जेक्ट से निकाल दिया है तो क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज। क्या ये चीज क्लियर है? मेरे हिसाब से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो नो डाउट हो तो पूछो यार। ए, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, कौन सा डाउट होगा यार, ये तो अपलोड करना है ना। अब अपन भाई वापस से बात, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए भैया, सिंपल। नेगेटिवली चार्ज है, इसमें एक्स्ट्रा एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी ऑब्जेक्ट पे। अगर नेगेटिव चार्ज है, एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। किसी ऑब्जेक्ट पे अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो है कमी होगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स। मेरे हिसाब से ये चीज़ क्लियर होगी। देन अपन फर्दर चलते हैं आगे वाली प्रॉपर्टी पे। तो सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी लिखना स्टार्ट कर कीजिए भैया। सेम चार्ज, सेम नेचर ऑफ चार्जेस, सेम नेचर ऑफ चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल, रिपेल, रिपेल। बताया था मैंने, पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या करेगा बे? रिपेल करेगा, दूर जाने की कोशिश कर रहा होगा। नेगेटिव, नेगेटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, है ना। अब जाहिर सी बात है, असली में भी ये होता है, ये ट्रेंड तो नहीं जाना चाहिए उसमें, ठीक है। सेम नेचर ऑफ चार्जेस क्या करेंगे? रिपेल, इसको बोलते हैं अपन रिपल्शन, रिपल्शन, अरे पल अजी, रिपल्शन हो करेगा, रहने दो। और अपोजिट नेचर है इसी में, एक ये पॉइंट। दूसरा, अगर अपोजिट नेचर है, अपोजिट नेचर का मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, तो क्या करेंगे भैया? वो अट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है। क्या ये चीज क्लियर है? अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात, इसको अपन आगे डिस्कस कर रहे होंगे, इंडक्शन, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं, यहां पे मैंने एक प्रोटॉन रखा है, यहां पे मैंने एक न्यूट्रॉन रखा है, न्यूट्रॉन। अच्छा, यहाँ पे रिपल्शन मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा, है ना। सेम नेचर के चार्ज, तो अपोजिट नेचर के चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों चार्ज में फोर्स लगेंगे, वो पास पास आएंगे, इसलिए अगर यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, यहाँ पे मैंने एक न्यूट्रॉन रख दिया, क्योंकि भैया ये न्यूट्रॉन है तो इस पे चार्ज कितना है? 0। तो इन दोनों के बीच में कोई भी सिस्टम का लेन देन नहीं होने वाला, सेम रहेंगे एकदम ऐसे तुम्हारी तरह घर पे जैसे पड़े रहते हो ना,
है ना, वैसे ही पड़े रहेंगे, ना आस ना पास आएंगे ना दूर जाएंगे। ठीक है, चीज क्लियर है। तो अब क्योंकि भैया ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ खास रोल प्ले करते नहीं। ठीक है, क्योंकि उन पे चार्ज क्या है, जीरो। ठीक है, ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करते हैं ना वो मैग्नेटिक फोर्स फील करते हैं। क्या चीज़ क्लियर, न्यूट्रल बॉडीज या फिर न्यूट्रल पार्टिकल। ठीक है, वो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फील नहीं करते। कौन से फील करते, केवल और केवल जिन पे चार्जेस हो, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब इसके बाद एक और स्टेटमेंट है कि भैया एक वन चार्ज ऑब्जेक्ट, एक चार्ज ऑब्जेक्ट है और एक न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी स्टेटमेंट का ध्यान रखना भैया, चार्ज ऑब्जेक्ट या फिर एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, ये क्या कर सकते, मे अट्रैक्ट। मे अट्रैक्ट, क्या बोल रहे हो सर, अभी अभी तो बताया आपने कि यार एक प्रोटॉन जो है और एक न्यूट्रॉन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो कभी मतलब उनके बीच में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक वो होगी नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन नहीं। अब अभी आपने क्या कर दिया, ये बात बेटा थोड़ा सा, बेटा तो नहीं बोलना चाहिए, गरीब को ये थोड़ा सा ना वेट करना, अपन आगे पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, स्टार मार्क करो उस पर। एक चार्ज ऑब्जेक्ट और एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, उनमें अट्रैक्शन हो सकता है, हो सकता है। यहाँ पे मैंने ऊपर जो है ध्यान से देखना, मैंने पार्टिकल्स लिए हैं वहां पे, बॉडी नहीं, पूरा बॉडी नहीं लिया, पार्टिकल लिए हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था तुम्हें वही प्रॉपर्टी आ रही है, चार्ज यो हो रहा है, चार्ज मस्ट एक्सिस्ट, एग्जिस्ट विद मास, कि भी अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो उस पे मास होना जरूरी है, बट वाइस वर्सा इज नॉट। क्या है वाइस वर्सा, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है, मास, ये लिख लेना यार, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, यहीं पे वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ठीक है, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट, मतलब अगर लेट्स से मेरे पास कोई बॉडी दे रखी है, उसमें बोला है कि भैया लेट्स से 2 कूलम का चार्ज है ना, 2 कूलम याद होगा, कूलम क्या थी, ऐसा ही होता है। ठीक है, 2 कूलम का चार्ज है, तो मैं ये श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, है ना, मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि भैया उसका मास जो है कुछ ना कुछ तो होगा। बट अगर मेरे को ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि भैया एक मास का ऑब्जेक्ट या फिर एक मास का ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, सॉरी, ऑब्जेक्ट का मास 2 kg, तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई उसके पास चार्ज होगा श्योरिटी के साथ, है ना। इसका एग्जाम्पल एक बढ़िया रहता है कि न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के पास मास है बट वो क्या है, चार्ज, मतलब चार्जलेस, मतलब चार्ज है नहीं उसमें, न्यूट्रल। ठीक है, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट मेरे हिसाब से समझ आ जाना चाहिए। और फिर इसके बाद चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, मैंने शायद बता दिया था, चार्ज है स्केलर क्वांटिटी, तो उसका कोई ऐसा बड़ा है नहीं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, चार्ज को अपन सिंपली ऐड कर सकते हैं, चार्ज कैन बी एड सिंपली विद साइन, सिंपली विद, ठीक है। अब इसका जरा थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मेरे पास ये एक बॉडी प्रेजेंट है जिसमें क्या है, +10 कूलम का चार्ज है और एक -5 कूलम का चार्ज, तो इसमें अगर मुझे नेट चार्ज निकालना हो, नेट चार्ज मतलब टोटल चार्ज, यहाँ पे नेट चार्ज मतलब वो नेट फोर्स नहीं है भाई। ठीक है, नेट चार्ज अगर मुझे निकालना हो, मैं क्या करूँगा, सिंपली ऐड कर दूँ, +10 कूलम -10 कूलम, साइन के साथ ऐड करना है, तो यहाँ पे कितने कूलम हो जाएंगे, 5 कूलम हो जाएंगे। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्या पल्ले पड़ रही है बात। ठीक है, सिंपली ऐड कर सकते हैं, है ना। अब अगर ऐसा इसी में एक एग्जाम्पल, नेगेटिव नेगेटिव में तुम सारा कंफ्यूज हो जाओगे, तो -6 कूलम है, माइनस का 10 कूलम है, और प्लस का यहाँ पे क्या है, 10 कूलम, सॉरी 10 का प्लस का 10 नहीं मान लेते, प्लस का 20 कूलम मान लेते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नेट चार्जेस की तो कितने होंगे, -6 -10
और प्लस का 20, तो ये माइनस माइनस होता है प्लस, मेरे हिसाब से तो होता है भाई, अपने यूनिवर्स में तो होता है ना। तो ये कितना आ जाएगा 4 कूलम। इसलिए बॉडी पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा 4 कूलम। फिर इसके बाद एक और पॉइंट, वैसे तो तुमको पता है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज व्हाट? ट्रांसफरेबल। मतलब चार्ज को अपन ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी। देखा ही था अपन ने कि भैया एक ऑब्जेक्ट पे या फिर एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज कैसे आता है ना। इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें डाला गया सारा, है ना। या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है? उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। मेरे हिसाब से स्टेटमेंट क्लियर होगा। ठीक है, जो चार्ज जो है वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं, है ना। अब चार्ज ट्रांसफर कैसे करते हैं? ट्रांसफर मतलब उसकी भी प्रोसेस होती है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग, कंडक्शन और इंडक्शन। ठीक है, अपन आगे पढ़ेंगे, टेंशन ना। अब एक जो है वो इम्पोर्टेंट तो नहीं है, क्या है सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? जो भी ये नंबर देख लेना तुम लोग। वैसे नंबर भाई नोट्स जो है ना क्लास के साथ ही बनाते चलना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि तुम पहले लेक्चर देख रहे हो फिर उसके बाद नोट बना रहे हो, बना भी रहे हो तो ठीक है। तो इसके बाद कहा है? इसके बाद कौन सी मुझे भी याद, हाँ, चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। हाँ, से समझना जरा इसको। इनवेरियंस का मतलब क्या होता है भाई? इनवेरियंस, भैया इसको थोड़ा कलर नहीं करना चाहिए था यार। चार्जेस इनवेरिएंट इन नेचर, जैसे मैं अगर बात करूँ तो तुमने शायद अब पता है कि नहीं, मैं तो शायद मैं क्लास में बताता हूँ, शायद नहीं बताते हैं, कि अगर मैं बात करूँ ये लेट्स से कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, जिस पे चार्ज जो है वो कितना है +12 कूलम, और इसका मास मैं बोल देता हूँ कितना, 12 kg। और इसको मैंने जो है वो रन करवा दिया मतलब हाइपोथेटिकल है, 12 किलो को मैं ऐसा रन नहीं करवा सकता स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। बट अगर मैंने इसको रन करवा दिया नियर द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है मतलब सॉरी सी के बराबर, शायद पता हो, सी जो है 3 × 10⁸ ये स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो अगर मैंने इसको लेट्स से रन करवा दिया 0.999, तब इतनी स्पीड ऑफ लाइट से इसको मैंने दौड़ा दिया। कैसे दौड़ा रहे वो अपन बाद में बात कर रहे हैं, ठीक है, बट मैंने इसको दौड़ा दिया। तो इस स्पीड के कारण पता है क्या होता है? इस स्पीड के कारण स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन चीजा, वहां पे एक होता है लॉरेंस फैक्टर। लॉरेंस फैक्टर होता है 1/1 - v²/c², लॉरेंस फैक्टर, है ना। ये वो वाला लॉरेंस नहीं है, तुमने अगर वो देखा, ये लॉरेंस है, LORENTZ, लॉरेंस फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे इसका थोड़ा सा यूज आता है, अगर मैं नियर स्पीड ऑफ लाइट चीजें दौड़ा दूँ या फिर कोई पार्टिकल या फिर किसी ऑब्जेक्ट को दौड़ा दूँ, तो उसका मास जो है ना वो थोड़ा चेंज होने लग जाता है। तो मास कैसे वेरी करता है? m = m0/1 - v²/c², ठीक है। ये जो है लॉरेंस चीचा ने बताया था बढ़िया से। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहाँ से लिखती है भैया? इसका यूज जरा आता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, है ना। तो अपन आते हैं अच्छा, यहाँ पे मैं जो बात कर रहा था ना, ये लॉरेंस नहीं है। ये अगर किसी ने ओपनहाइमर देखा है तो उसमें लॉरेंस करके एक फिजिसिस्ट था, ओपनहाइमर के जो सुपीरियर या फिर जो सीनियर थे प्रोफेसर, वो लॉरेंस है। ये लॉरेंस है, ये जर्मन आदमी है ना। और इन भाई साहब ने आइंस्टाइन की बहुत हेल्प करी है भाई, तो जिंदगी में उन्होंने जो फोड़ा है ना जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी एंड ऑल, बहुत ज़्यादा हेल्प करी, ठीक है। हाँ, तो मास अपने पास क्या कर रहा है भैया? मास वेरी कर रहा है। मास, अच्छा एक और चीज़ भैया, यहाँ पे ये जो मास बताएगा ना, ये मास कौन बताएगा? इसको मैं थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये मास जो है वो कोई दूसरा बंदा बताएगा। लेट्स से अगर मैं बात करूँ, मैं ही भाग रहा हूँ 0.99 स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है, तो उतनी स्पीड ऑफ लाइट से मैं ही भाग रहा हूँ, बट मेरे लिए मास जो है वो सेम ही रहेगा, टेंशन ना लो। बट मुझे जो ऑब्जर्व कर रहा होगा, लेट्स से दूर मेरे पास मेरी वाइफ है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, दूर अपने पास एक इंसान है जो मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है।
और मैं इतनी तेज भाग रहा हूँ स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरिजन में, 0.99 c कम बहुत ज़्यादा है वो। ऐसा नहीं है साइकिल लेके तुम्हारे सामने से जा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड से मैं अगर भाग रहा हूँ तो जो मुझे ऑब्जर्व करेगा वो बोलेगा कि भाई तेरा मास तो इतना है यार, ठीक है। एम नॉट यहाँ पे क्या है, रेस्ट मास, ठीक है, ये भाई साहब क्या है, रेस्ट मास। वी जो है, जो स्पीड से तुम चल रहे हो, जैसे यहाँ पे 0.99 c से चल रहा था, और सी क्या है, सी तो तुमको पता है स्पीड ऑफ लाइट। अगर स्पीड मेरे पास सी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो गई, जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो गई, तो मास कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। चीज क्लियर, ये इनफाइनाइट हो नहीं जाएगा, तुम्हें फील नहीं होगा, ये जो ऑब्जर्व कर रहा होगा वो बताएगा। चीज क्लियर, बस इतना ही कहानी। तो मास, मैं बोल सकता हूं मास, मम मास, मास इज इनवेरिएंट इन नेचर, इनवेरिएंट इन नेचर। इनवेरिएंट का मतलब कि भैया मास जो है वो स्पीड के साथ चेंज हो रहा है, मास जो है वो किसके साथ चेंज हो रहा है, स्पीड के साथ चेंज हो रहा है, स्पीड के साथ चेंज, स्पीड के साथ चेंज हो रहा है। बट अगर मैं बात करूं, और याद होगा तुमने, तो मैंने मास और चार्ज को सेम एक बार कभी कभी डिस्कस किया था। मैंने बोला था मास जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसकी, एक ऑब्जेक्ट की, जिससे वो ग्रेविटेशन फोर्स महसूस करता है। चार्ज क्या होता है वो तुमको पता है, ठीक है, कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो देखिए। हाँ, बट अगर मैं चार्ज को पूछूं, चार्ज जो है, अबे हट, चार्ज इज वेरिएंट इन नेचर लिखो यहाँ पे, चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। भैया उसको स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करो और तुम 20 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करो, चार्ज जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर, ये लिख लेंगे भैया। ऊपर जो है वो करेक्शन किया है मैंने, मास इज वेरिएंट इन नेचर है, ठीक है, भावनाओं में बहन। अब अगर मैं बात करूं चार्जेस, क्या बोला मैंने, इनवेरिएंट इन नेचर, मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड पर चार्ज का, मतलब चार्ज डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया था, यहाँ पे चार्ज कितना था, 12 कूलम। अब जैसे ही मैं इसको स्पीड ऑफ लाइट से दौड़ा दूंगा तो मास जो है वो चेंज होगा किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो मेरे को अगर ऑब्जर्व कर रहा है, वो उसके के लिए मास जो है मेरा बढ़ जाएगा। बट वो भी जो है, अगर उससे पूछा जाए चार्ज कितना है इस पे, रेस्ट पे चार्ज कितना था, 12, और दौड़ाने के बाद भी वो चार्ज कितना बोलेगा, भैया 12। तो चार्ज जो है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, वो जो है तुम उसको स्पीड ऑफ लाइट से दौड़ाओ कितना ही दौड़ाओ, रेस्ट पे रखो, चार्ज हमेशा क्या रहेगा, सेम किसी भी बॉडी पे। इसलिए क्या ये पंचायत क्लियर हुई है जी? हाँ, तो ये एक अपने पास प्रॉपर्टी एक और खत्म हुई, और एक अपने पास प्रॉपर्टी बची रहती है। क्वेश्चंस जो है अपन मोस्टली कल कर रहे होंगे, और मैं ना लास्ट में एक चीज़ बताऊंगा, अ, अगर तुमको वैसे चीज़ फॉलो करनी तो अपन वो कर लेंगे, बट ठीक है। अभी लास्ट प्रॉपर्टी, और लास्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या बोलती है भैया, क्वांटाइजेशन, क्यू यू ए एन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये महत्वपूर्ण है, इस पे सवाल पूछे गए, इस पे सवाल पूछे गए। अब इसका सबसे पहले तो मैं चीज बता देता हूं कि क्या सीन है भैया, ठीक है। क्वांटाइजेशन मतलब चार्ज जो है वो किसी भी बॉडी पे एक इंटीग्रल मल्टीपल, है ना, इंटीग्रल मल्टीपल से ही एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब मैंने क्या बोला, जरा समझते हैं अपन, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, जरा ध्यान से देखिए, एक अपन एटम को कंसिडर करते हैं, यहाँ पे एक एटम बनाते हैं अपन, हम्म 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 हम्म, 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 ए भाई ओ, ये दे रहा हूँ, ठीक है। ये अबे ये एलिप्स नहीं होता है, ठीक है, बस वो मैं सर्कल नहीं बना पा रहा हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ है। बट हाँ, ये देखो ना, स्मार्ट बोर्ड का अगर मेरे पास सिस्टम कुछ बन जाए ना तो मज़ा आ जाए पढ़ाने में भाई ऑनलाइन, पर ठीक है, तब तक के लिए पैसा लगता है उसके लिए, पैसों की सख्त कमी है तुम्हारे भाई के पास अभी। तो देखते हैं अपन, यहाँ पे आए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, देखना जरा, अगर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, लास्ट प्रॉपर्टी समझते अपन, देखिए अगर मुझे, मैंने क्या किया, इस पे से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर दिया, रिमूव कर दिया,
रिमूव, है ना। लेट्स से एक और इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, है ना। अच्छा, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, तो इस पे मैं लेट्स से बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये इनिशियली न्यूट्रल था और इस पे कितने अभी इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, भाई वो ना उसमें मत जाना कि एक ऑर्बिट में कैसे इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, मुझे ज्ञान पता है ना, बट मैं यहाँ समझाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूँ, तो अगर ये न्यूट्रल था, तो न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूँ, तो न्यूक्लियस में भी कितने प्रोटॉन होने चाहिए, अगर बाहर 5 है तो न्यूक्लियस पे भी कितने, 5 प्रोटॉन होने चाहिए, 5 प्रोटॉन, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन जब भी अपन निकालते हैं तो चार्ज कैसा आ जाता है, बॉडी पे चार्ज कैसा आ जाता है, पॉजिटिव। अब वो चार्ज कितना है वो जरा देखता हूँ। मैंने क्या निकाला, एक इलेक्ट्रॉन निकाला है ना, तो जाहिर सी बात है भैया, और जाहिर सी बात है चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये जो क्यू लिख रहा हूँ, ये क्या है, चार्ज ऑन बॉडी, चार्ज ऑन बॉडी या फिर चार्ज ऑन एटम लिख दो यहाँ पे इस केस में, ठीक है। तो चार्ज ऑन बॉडी रहेगा तो वो पॉजिटिव, और कितना आया है, मैं जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा हूँ उतना आया है, ठीक है। अब एक और बात, यहाँ पे क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, अब ऐसा नहीं है कि मैं आधा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, कि वहां पे मैं वो लेके जा रहा हूँ हथौड़ा और बोल रहा हूँ कि चल भाई आजा, आधा इलेक्ट्रॉन तेरे को तोड़ता हूँ, आधा मैं निकालूंगा, आधा तू रहेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, लेन देन पूरा होता है, ठीक है। समझ आ रही बात, लेन देन जो होगा वो पूरा होगा इलेक्ट्रॉन का, ऐसा नहीं आधा अधूरा जो है इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्या वो, रुक जाओ अभी बाद में लगाना, है ना। हम्म, बाद में बात मैं ही लगा लूंगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन जो होगा वो क्या होगा, पूरा होगा। मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, मैं किसी एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, ऐसा नहीं 1.5 2 2.5 चला रहा हूँ, नहीं सॉरी 2 नहीं, 2 तो चल सकता है, 1.5 2.5 1.5 ऐसा नहीं चला सकते, ठीक है। तो आएगा तो पूरा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, समझ आ रही बात। तो एक मतलब एक एटम से अपन पूरा इलेक्ट्रॉन एक निकालेंगे, 2 निकाल सकते, 3 निकाल सकते, तो समझ आ रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैं निकाल सकता हूं। तो अगर मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, इनिशियली ये न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, तो इस पे, इस एटम पे चार्ज कितना बचा, एक इलेक्ट्रॉन अगर मैंने निकाला है तो इस पे बचेगा पॉजिटिव का 1 ई, जरा सोच समझ के देखना, क्या ये समझ आया क्या, समझ आ रही बात, थोड़ा सोचना इसके बारे में। इसका स्टेटमेंट क्या है, क्वांटाइजेशन का स्टेटमेंट क्या है, तुमने क्वांटम वो पढ़ा होगा, क्वांटम मतलब, अरे यार वो कौन सा, प्लैंक एनर्जी जो है, मतलब अपन फोटोन को क्या कंसिडर करते हैं, क्वांटा ऑफ एनर्जी, ठीक है, वो होता है एच न्यू के बराबर, है ना। तो किसी एक पर्टिकुलर मल्टीपल में अगर मेरे पास चल रही है चीजें, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, क्वांटाइजेशन, है ना। तो यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या होगा, कि भैया चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज प्लस माइनस एन टाइम्स ई। अच्छा ई कैसे आया, सबसे पहले तो ये देख लो, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ ना भाई, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन निकालो तो उसके चार्ज पे ही तो डिपेंड करेगा बॉडी का चार्ज, समझ आ रही बात, है ना, क्योंकि मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, और प्रोटॉन का चार्ज भी जो है वो कितना होता है, मतलब अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज चेक करूँ तो दोनों का चार्ज जो तो होता है क्या, सेम। क्या पल्ले पड़ रही है, इंपॉर्टेंट चीज है ना। क्वांटाइजेशन क्यू बराबर प्लस माइनस एन, प्लस माइनस का मतलब क्या है, अगर किसी बॉडी पे प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब प्रोटॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू क्या, इलेक्ट्रॉन। किसी बॉडी पे अगर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। चीज क्लियर है ना। अगर मैं किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकाला गया, किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें डाला गया, ऐसा कुछ अपन समझ सकते हैं, ये समझ आई। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बस ये है कि अगर मुझे किसी भी बॉडी पे चार्ज मतलब किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज है, तो वो चार्ज कैसे एग्जिस्ट करेगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, क्या समझ आया, इंटीग्रल मल्टीपल ही क्यों, क्योंकि मैं आधा इलेक्ट्रॉन वहां पे तोड़ने बोलने नहीं लग जाऊंगा इलेक्ट्रॉन को कि भैया चल मुझे आधे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो मैं पूरा इलेक्ट्रॉन निकाल, 2 निकाल सकता हूँ, 3 निकाल सकता हूँ, 10 निकाल सकता हूँ, 100, ठीक है, कितने निकाल सकता हूँ, इंटीग्रल मल्टीपल में निकाल सकता हूँ, इसलिए तो क्यू बराबर मेरे पास क्या आया, प्लस माइनस एन ई, है ना। और अगर इसका स्टेटमेंट तुमको बढ़िया से छापना है, स्टेटमेंट क्या छाप सकते हो भैया,
चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, मतलब नीचे लिख देता हूँ यार, सही रहेगा। चार्ज ऑन बॉडी या फिर एनी ऑब्जेक्ट मस्ट बी लिख लो, मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन, अच्छा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ही क्यों लिया वो भी समझ आना चाहिए, क्योंकि अपन इलेक्ट्रॉन का ही लेन देन कर रहे हैं, है ना। तो बॉडी पे चार्ज कौन किसका चार्ज डिसाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज डिसाइड करेगा। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं इसको। फंडामेंटल चार्ज क्यों भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो फंडामेंटल उसको बोल दिया गया, उसी के लेन देन से चार्ज आ रहा है, इसलिए है ना। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है मैंने बताया था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे पता है कंफ्यूजन कहाँ पे होती है, बहुत जगह। यहाँ पे ई जो है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपन मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है। अब जरा देखना, यहाँ पे गलती कर दोगे तुम, यहाँ पे क्या लिखोगे, क्यू बराबर अपन ने लिखा था प्लस माइनस एन ई, है ना। अगर तुमने ऐसा लिखा है तो यहाँ पे ई को जो है, ई का मैग्नीट्यूड यूज करना है, मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है। और आगे जो प्लस माइनस लिखा हुआ, ध्यान से सुनना, आगे जो प्लस माइनस है वो क्या डिफाइन करता है, अपन कंसेप्चुअल जो है वो क्लैरिटी होनी चाहिए अपने, ठीक है। प्लस क्या डिसाइड करता है, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या बताता है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। नेगेटिव चार्ज क्या बताएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को हमेशा मैग्नीट्यूड यूज करना, इलेक्ट्रॉन, और बाकी साइन अपन कैसे देख लेंगे, किसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है किसमें प्रोटॉन ज़्यादा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। क्या ये बात पल्ले पड़ी, फिर ये बात पल्ले पड़ रही है, अपन जो है वो थोड़ा सा आगे चले क्या, चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं, है ना। हाँ, प्रॉपर्टी जो है मैं वो वापस से बता देता हूँ भैया, प्रॉपर्टीज कौन सी इंपॉर्टेंट है, अपन ने वैसे सब कुछ अच्छे से डीप में डिस्कस कर रखा है। टाइप्स ऑफ चार्जेस अपन ने स्टार्ट किया था, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, न्यूट्रल जो है वो अलग, कोई कैटेगरी नहीं, वो चार्ज नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था कि कोई ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कैसे आता है। देन उसके बाद अपन ने नेचर ऑफ चार्जेस, मतलब रिपल्शन होगा अट्रैक्शन होगा, ये डिस्कस किया था। देन उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था वन ऑब्जेक्ट, ये कुछ तो लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ देख लेना। चार्ज, हाँ ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, चार्ज को अपन सिंपली ऐड कर सकते हैं आराम से, चार्ज जो है वो ट्रांसफरेबल है। चार्ज इज इनवेरिएंट, कि भैया स्पीड ऑफ लाइट, तो उसको अपन कितना ही तेज दौड़ा दे तो चार्ज की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती। लास्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी बॉडी पे चार्ज जो है वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या चीज़ क्लियर है ना। अब अपन थोड़ा सा एक हाथ दो सवाल करते हैं, क्योंकि शायद 2 घंटे का लेक्चर हो चुका है मेरा, मार पड़ेगी अब, ठीक है। एक सवाल, कैसा सवाल है भैया, मुझे बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज कैन एग्जिस्ट, ठीक है। तो अगर मैं पहली बात करूँ, Q बराबर मेरे पास दे रखा है 2 टाइम्स ऑफ E, और इसमें दे रखा है 2.1 टाइम्स ऑफ E, और देन थर्ड में दे रखा है 1 कूलम। देखना यहाँ पे E है, यहाँ पे कूलम, गलती होगी वहाँ, ठीक है। इसके बाद लेट्स से मुझे दे रखा है 110 कूलम, इसके बाद हमें दे रखा है लेट्स से, कोई बता दो यार एग्जाम्पल है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। देख मुझे बताना है कि कौन सा चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। भैया मुझे पता है कि चार्ज कैसे एग्जिस्ट करता है, Q बराबर एनी, ये पता है मुझे। भैया देखो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट होना तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। Q बराबर एनी से एग्जिस्ट करता है, और n क्या होना चाहिए मेरे पास, n इंटीजर होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो अगर इंटीजर है देन ही वो चार्ज एग्जिस्ट करेगा। तो पहला वाला अगर एग्जांपल में देखो Ne है, यहाँ पे कूलम नहीं है, E है। पहले वाले में क्या इंटीजर है, बिल्कुल इंटीजर है, तो ये एग्जिस्ट कर जाएगा। सेकंड वाले की अगर मैं बात करूँ तो क्या ये इंटीजर है, भिखारी हो सालो, ये इंटीजर नहीं है ना, डेसिमल वाले फ्रैक्शन, ये इंटीजर नहीं, क्या ये एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा बिल्कुल।
कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये जो है एग्जिस्ट करेगा, बट उनका रीजन क्या रहेगा कि भैया 1 है, ये तो इंटीजर है। बट नहीं, ये कूलम दे रखा है। तो मुझे क्या करना होता है, हमेशा याद रखना, अगर ऐसा सवाल आए कि भैया चार्ज जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, मैं क्या करूंगा भैया, एन की वैल्यू चेक करूंगा ना, एन वैल्यू चेक कर लेता हूं। एन अगर इंटीजर आया तो वो चार्ज एग्जिस्ट करेगा, अगर इंटीजर नहीं आया तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्यू मेरे पास कितना है यहाँ पे, 1 कूलम। ठीक है, देन मैं इसको किसके बराबर रख सकता हूँ, एन ई के बराबर। एन ई कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहां से जब तुम चेक करोगे तो एन की वैल्यू जरा देखना, वो क्या आएगी, इंटीजर आएगी। यहां से क्या आएगी, इंटीजर। सॉल्व कर लेना भाई यार, देखो कैसे सॉल्व। n इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये होता है बच्चों, -19 ऊपर चले जाएगा, यहाँ पे 1/1.6। यहां से जब तुम चेक कर रहे होंगे तो n की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, इंटीजर आ जाएगी, है ना। इंटीजर आ गई तो मुझे पता चल जाएगा कि भैया क्या एग्जिस्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इसलिए है ना। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात तो मैं बताना भूल गया, यहाँ पे n क्या है, n क्या है, n जो है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड या फिर एडेड। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड या फिर जो ऐड किए। मैंने अगर स्टार इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो बॉडी पे कितना चार्ज आ जाएगा, अगर इनिशियली न्यूट्रल है बॉडी, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो बॉडी पे कितना चार्ज आ जाएगा, +4e का। क्या चीज़ क्लियर, वैसे ही ऐड करें तो वो सब चलता रहे, है ना। अब अगर मैं इसको चेक करूँ, ये तो तुम देख के बोल दोगे कि भैया ये तो क्या है अपने पास फ्रैक्शन में, तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, बट गलत है। ये ध्यान से देखो भैया, कूलम है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, Q बराबर क्या होता है, एन ई। किसी भी बॉडी पे चार्ज ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है ना। अच्छा आइयो, यहाँ पे n जो है वो इंटीजर हो सकता है भाई, इंटीजर। n इक्वल्स टू 1 2 3 4 से चलता हुआ जितना जाना है, ठीक है। अब इतना, अब चलते जरा अपन आगे, इसको चेक कर लेते। तो चार्ज कितना है अपने पास, 1/10, n इंटू 1.6 इंटू पार -19। तो इसको भी अगर चेक करोगे मेरे हिसाब से, थोड़ा कैलकुलेशन करोगे तो n क्या आ जाएगा, इंटीजर। तो क्या ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल एग्जिस्ट कर सकता है। अब जरा इसको चेक करेंगे, ये वाला जरा होमवर्क कर लेना यार तुम लोग, बताना कि चार्ज एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। मेरा क्या कहना था, देखो यार, अपना मेन जो थ्योरी लेक्चर रहेंगे ना, मैं क्या कर रहा था कि मेन जो अगर थ्योरी लेक्चर है, रुको रुको रुको, मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो भी रही है कि नहीं, मैं चेक कर लेता। हाँ, मेन जो थ्योरी लेक्चर है ना, मैं क्या करता हूँ कि वो जेई और नीट थ्योरी तो मेन सेम ही है दोनों के लिए, है ना, बट डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है क्वेश्चन लेवल, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, ठीक है। मैं क्या करूँगा, थ्योरी लेक्चर्स, मतलब मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, थ्योरी लेक्चर्स जो है वो सेम रखेंगे नीट और जेई दोनों के लिए। और मैं जब क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करूँगा ना, तो मेरा क्या है सीन है कि मैं एक तो थ्योरी लेक्चर रखूँगा, देन उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जितना भी अपन ने अभी पढ़ा है, ठीक है। जितना अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देन उसके बाद वापस से अपन थ्योरी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हाँ, क्वेश्चन लेवल पे ही डिफरेंस आता है नीट और जेई में। तो मैं क्या करूँगा कि जेई का क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग, मतलब अभी तो अपन ना कुछ स्टार्ट हुआ नहीं है ना, जब अपन आगे बढ़ेंगे तो देन वो डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो जाएगा नीट और जेई, ठीक है। तो जेई की क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग वाला वीडियो आएगा और नीट का अलग वाला वीडियो आएगा, बस ऐसा रहेगा। बता देना ये सही है कि नहीं, वैसे तो कोई देखेगा नहीं, बात अलग, ठीक। 2-3 लोग अगर बता दे तो सही रहेगा, है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। होमवर्क जो है वो फिलहाल तो क्लास नोट्स जो है वो रिवाइज करें, बस हो गया, है ना। बाय रहेगा, और ये बाय रहेगा जो है वो तुमको धीरे धीरे पता चल जाएगा, ठीक है। बाय रहेगा मेरी तरफ से। एंड अपन नेक्स्ट क्लास से हो सकता है तो मैं वीडियो जो है वो थोड़ा सा लाने की कोशिश करूँगा कि कैसे क्या कहाँ से आता है, बट है ना, होपफुली थोड़ा सा इन्जॉय किए होंगे तुमने लेक्चर। बट पता नहीं है भाई, ये मैंने पहली बार ट्राई किया है तो क्या सीन है। अब हो सकता है वीडियो लाने के बाद और बढ़िया मज़ा है ना।
तो वो देखते हैं हमारा साइड, मतलब वो मैं शायद, मतलब मैं ट्राई करूँगा कि मैं हर दिन एक लेक्चर अपलोड करूँ या फिर 2 लेक्चर अपलोड करूँ। आज ठीक है, आज संडे था तो कर दिया मैं। बट हाँ, मैं अपना काम भी कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ना यार, मेरे को भी थोड़ा सा सांस लेना होता है, तो देख लेना। ठीक है। हाँ, बाय। बाय रहेगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहो भाई। एंड हाँ, वापस से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं बीच में 11 छोड़ के आ गया था अपने, मतलब जो भी स्टूडेंट्स थे मेरे। बट हाँ ठीक है, वो मुझे थोड़ा सॉरी रहेगा उसका। एंड बाय, आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।